रिगार्डिंग। हाँ, स्टार्ट हो गया। तो कर अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। हो गया। हम्म। स्टार्ट हो चुका है सर। आपको इस यहाँ पे नहीं दिख रहा है ना रिगार्डिंग, तब बोल रहे हैं। हमारे यहाँ रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है सर। 23 सेकंड रिकॉर्ड हो चुका है already। अरे म्यूटिंग कर दी रे। चलिए। बोले बोले प्रणाम सर। प्रणाम सर। नमस्ते सबको। सबको विभाग के सभी सम्मानित सदस्यों को और सारे लोगों को जो पार्टिसिपेट जुड़े हुए सबको प्रणाम। बस 5-7 मिनट में शुरू कर दीजिए सुमित जी। जी सर। हाँ, 5 मिनट बाद शुरू करिए। को कांटेक्ट करके बुला लेना तो इसमें हाँ, शुरू करिए सुमित जी। अंजना मैडम स्टार्ट करें। हाँ, स्टार्ट करिए। अंजना जी स्टार्ट करें। सभी आदरणीय गुरुवर प्रोफेसर को मेरा सादर नमस्कार सर। और आज हम लोग महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी इतिहास विभाग द्वारा आयोजित शताब्दी वर्ष व्याख्यान माला के आज चौथे दिन मैं पुनः आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और जो हमारी शताब्दी वर्ष व्याख्यान माला का विषय क्यों याद करें हम गांधी को विषय पर व्याख्यान माला आयोजित की जा रही है, इसके आज चौथे दिन हमारे बीच हम सभी के आदरणीय गुरुवर प्रोफेसर सतीश कुमार, पूर्व आचार्य एवं अध्यक्ष राजनीति शास्त्र विभाग महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी से उपस्थित हैं। सर आपका भी मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और सर आज जिस विषय पर हम लोगों के बीच अपनी बात रखेंगे वो है गांधी और राष्ट्र निर्माण। तो हम अपने आदरणीय सर के स्वागत हेतु मैं सबसे पहले अपने विभाग के विभागाध्यक्ष एवं बौद्ध अध्ययन केंद्र के डायरेक्टर प्रोफेसर योगेंद्र सर को से आग्रह करती हूँ कि सर हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत संबोधन करें। आज आप सभी का इस व्याख्यान माला के चतुर्थ दिवस पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ जो एक राष्ट्रीय आंदोलन की उपज और ऐसे समय में इस राष्ट्र भूमि की स्थापना की गई संस्था की, राष्ट्र संस्था की 10 फरवरी 1921 को, जब राष्ट्र रत्न शिव प्रसाद गुप्त जी जब पृथ्वी प्रदक्षिणा के बाद वापस जब आए थे और महात्मा गांधी जी ने उसी समय असहयोग आंदोलन चल रहा था और महात्मा गांधी जी ने उनसे चर्चा की कि एक काशी में भी एक इस तरह की राष्ट्रीय से एक संस्था होनी चाहिए। और फिर पूज्य महात्मा गांधी जी ने भगवान दास जी के नाम एक पत्र भी लिखा था और ये सारी घटना उसके बाद काशी विद्यापीठ की स्थापना हुई। और ये सारा कुछ संस्मरण जब 60 वर्ष पर काशी विद्यापीठ का जब मनाया जा रहा था तो उसमें स्मारिका छपी थी। उस स्मारिका में सारे संस्मरण हैं और मुझे आज खुशी है कि उस संस्मरण या उस स्मारिका के जो संपादक मंडल था उसमें और काफ़ी कुछ कार्य
आज के जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, मुख्य वक्ता हैं, हम सबके अभिभावक रहे हैं, हम सबको आपका आशीर्वाद बराबर मिलता रहा विश्वविद्यालय परिवार में। आदरणीय प्रोफेसर सतीश कुमार राय जी, जो न केवल राजीव गांधी स्टडी के राष्ट्रीय संयोजक रहे हैं, बल्कि आप महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में राजनीति शास्त्र विभाग के पूर्व आचार्य और विभागाध्यक्ष भी आप रहे, और आपके ही नेतृत्व में, आपके कुशल प्रयास से महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का जब परिसर का विस्तार हुआ तो एनटीपीसी और गंगापुर परिसर, और जिस गंगापुर परिसर का भी निदेशक का उत्तरदायित्व तो मुझे माननीय कुलपति जी द्वारा प्राप्त हुआ है कुछ दिन पहले, उसकी शुरुआत और उसके इस सफल प्रयास में आदरणीय सतीश राय जी का महती योगदान रहा है, जो विद्यापीठ का विस्तारीकरण हुआ है। इसके अलावा आप फाइनेंस कमेटी गोरखपुर के मेंबर कमेटी भी आप रहे, आप तमाम विश्वविद्यालयों के सिलेक्शंस कमेटी में और राजस्थान में कुलपतियों के चयन समितियों के पैनल में भी आप एक्सपर्ट के रूप में आप सदस्य रहे हैं, जिसमें राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर, आप महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी अजमेर, वहाँ के भी आप मैनेजमेंट बोर्ड और सिलेक्शन कमेटी के बोर्ड के आप माननीय सदस्य रहे। आप गोरखपुर विश्वविद्यालय के आप वहाँ के कार्य परिषद और फाइनेंस कमेटी के भी आप मानद सदस्य रहे हैं। आप इंडियन सोसाइटी ऑफ गांधीयन स्टडीज के भी आप वाइस प्रेसिडेंट हैं, और आपका जो स्पेशलाइजेशन है इंडियन पॉलिटिकल स्टडीज, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटिकल थॉट एंड स्पेशली गांधीयन थॉट पर, जिस पर आज आपका व्याख्यान होना है। और सबसे बड़ी बात आपकी एक विशेषता है, और मुझे प्रसन्नता भी है कि काशी विद्यापीठ, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि काशी विद्यापीठ के विकास और निर्माण में कहीं न कहीं पुराने जो संस्कार के लोग हैं, जो अपनी इस मातृभूमि को, इस मिट्टी को अपने चंदन सरीखे समझ करके इससे ही अपनी बढ़ोतरी को मानते हैं, अपना विकास मानते हैं, उसमें आदरणीय प्रोफेसर सतीश कुमार राय जी भी एक हैं। और इतने आप स्कॉलर के साथ साथ आपका मानवीय पक्ष, जो संवेदनात्मक पक्ष है, और जो विद्यापीठ का जो एक पारिवारिक जो संस्कार था, उस संस्कार के आप लोग एक तरह से हम कहें कि बीते हुए अंतिम कड़ी में से लोग रहे हैं। आप लोगों का एक पारिवारिक जो दायित्व रहा और अपने को स्नेह देना आप सब के एक विशेषता है, व्यक्तिगत जीवन की भी विशेषता है। हम आज इस अवसर पर आपका कोटि कोटि हम आपको आपके प्रति आभार करते हैं। हम आप सबके, हम लोग पूरा विभाग, विश्वविद्यालय परिवार आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि आपने मुझे समय दिया। आपने कहा कि योगेन जी, हमारी जब वार्ता आपसे मैंने जब अनुरोध किया, और एक और प्रोजेक्ट में हम सर से हमने निवेदन किया हुआ और लोगों से, जो विद्यापीठ का ही, काशी विद्यापीठ का, जैसा कि आप जानते हैं यह शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है, और इतिहास विभाग ने कई परियोजनाओं पर हम काम कर रहे हैं। एक परियोजना हम लोगों ने आदरणीय सतीश राय जी के नेतृत्व में ही, या इनसे परामर्श करके, और भी काशी विद्यापीठ के जो हमारे पुराने आचार्य उनके साथ मिल करके 2 परियोजनाओं पर भी इतिहास विभाग काम कर रहा है। एक महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के यशस्वी स्नातक, और दूसरा महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के हमारे जो श्रेष्ठ आचार्य हैं, इन दोनों पर भी हम लोग कार्य कर रहे हैं। इतिहास विभाग द्वारा कार्य किया जा रहा है। शताब्दी वर्ष में इतिहास विभाग की योजनाओं में ये तीसरा जो व्याख्यान माला है, पहली 8 जून को शुरू हुई थी, जिसका विषय था, केंद्रीय विषय, भारतीय इतिहास लेखन, वर्तमान चुनौतियां और शोध प्रवृत्ति, जिसमें 8 व्याख्यान पूरे देश के हो चुके हैं, उसमें और व्याख्यान होने हैं। 8 व्याख्यान पुष्प चढ़ चुका है उस व्याख्यान माला में। दूसरा में मैं विद्यार्थी रहा, उनका स्नेह रहा, और उन्होंने इतिहास विभाग को बढ़ाने में, इतिहास, जिस तरह की मैंने कहा कि जब विश्वविद्यालय का विस्तारीकरण हो रहा था, उसी दौरान में इतिहास विभाग को विस्तार देने का कार्य प्रोफेसर परमानंद सिंह जी ने भी किया था, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से। वही एक पीढ़ी थी जिसमें आप
आदरणीय आज के मुख्य अतिथि सतीश राय जी भी हैं। उसी समय गंगापुर का विस्तार हुआ था, उसी समय एनटीपीसी का विस्तार हुआ था। तो परमानंद जी की स्मृति दिवस पर 13 अगस्त को हम लोगों ने दूसरा व्याख्यानमाला की शुरुआत की थी और उसका केंद्रीय विषय है विश्व शांति और बौद्ध धर्म। तीसरा जो इतिहास विभाग की जो परियोजना है, हम क्यों याद करें गांधी को, यह विश्वविद्यालय गांधी के नाम पर है। गांधी आज दुनिया में जैसा कि कहें कि जब भी कोई आवश्यकता पड़ती है दुनिया को, केवल भारत नहीं, तो हम गांधी को याद करते हैं। और गांधी एक ऐसे व्यक्ति और व्यक्तित्व और उनका एक जो विचार है, हर समस्याओं में जब कभी कहीं कुछ देखने को जरूरत पड़ती है तो हम गांधी को ही याद करते हैं। और गांधी अपने विचार के साथ, अपनी प्रतिबद्धता के साथ, अपने उस व्यवहारिकता के साथ आज भी 21वीं शताब्दी में भी गांधी दिखाई पड़ते हैं। यह गांधी का विश्वास था। जबकि वैसे सच्चाई यह है कि गांधी को हम अपने जीवन से लगातार बाहर निकालते जा रहे हैं, यह मानकर कि वे गए गुजरे जमाने में प्रासंगिक थे, लेकिन परंपरा, नैतिकता, वैज्ञानिक दृष्टि, अनुभव की कसौटी पर खड़े लोक मंगल की भावना से प्रेरित गांधी के विचारों से बेहतर कोई विकल्प भी हम आज तक खोज नहीं पाए। जब आज का विषय, जब आदरणीय सतीश राय जी का राष्ट्र निर्माण और महात्मा गांधी जो विषय क्यों याद करें हम गांधी को, उसमें इस दृष्टि और इस फलक पर जब हम आज चर्चा करने के लिए आदरणीय प्रोफेसर सतीश कुमार राय जी हमारे बीच में हैं। और ये बात सही है कि राष्ट्र निर्माण से तात्पर्य राज की शक्ति का उपयोग करके एक राष्ट्रीय पहचान की संरचना करने की प्रक्रिया से है। और इसमें एक बात और मान के हम चलें कि आज अभी हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति अभी लागू हुई है और गांधी को अगर हम याद करते हैं, गांधी की संस्था में याद करते हैं, तो गांधी हमेशा इस बात को कहा करते थे कि हमारी जो राष्ट्रभाषा का सवाल, कि अगर गांधी ने बात कहा था कि जब किसी भी राष्ट्र का, जब राष्ट्र निर्माण की बात हम करते हैं तो उसमें उसका भाषा भी एक बहुत बड़ा सवाल होता है, एक बिंदु है। और वो कहते हैं कि राष्ट्रीय व्यवहार में और आगे बढ़ के इस बात को कहते हैं कि दुनिया से कह दो कि गांधी अंग्रेजी नहीं जानता। यह शायद कोई गांधी जैसा व्यक्तित्व ही यह बात कह सकता है और किसी राष्ट्र के निर्माण के लिए। और दूसरी बात, और गांधी, जब हम किसी शिक्षण संस्थान में गांधी को याद करते हैं और वो भी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में, तो हम सब की, यहाँ के अध्यापक की, यहाँ के कर्मचारी की, यहाँ के आचार्य की जिम्मेदारी बन जाती है। और आज आप देख रहे हैं कि दुनिया का जो माहौल है, विश्व वैश्विक महामारी 19 कोविड से ही नहीं, बल्कि एक तरफ सीमा पर चीन और नेपाल को आप देख रहे हैं, आंतरिक किस तरह की विसंगतियां हैं, क्योंकि यह बहुत भाषिक और बहुत सांस्कृतिक समाज है भारत की जो मनीषा है। और राष्ट्र किसी जमीन से नहीं, राष्ट्र विचार और परिकल्पना से भी बनता है। और गांधी इस बात को कहते हैं कि अगर ऐसा है तो शिक्षा को आधार बना करके ही किसी राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। और ये कहते हैं कि जिस शिक्षा से न राष्ट्र को लाभ हो और न व्यक्ति को उसका खर्चा भरना अपराध है। मेरी राय में व्यक्तिगत लाभ नाम की वास्तव में कोई चीज नहीं है जो राष्ट्र के लिए भी लाभदायक सिद्ध न की जा सकती हो। और मेरे अधिकांश आलोचक भी इस बात को स्वीकार करते ही हैं कि वर्तमान उच्चतर शिक्षा का, और उच्चतर शिक्षा का ही क्यों, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। अगर बात ऐसी है तो स्पष्ट ही वह शिक्षा राज्य के लिए भी लाभदायक नहीं हो सकती है। और वो आगे भी कहते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य पैसा कमाना नहीं, बल्कि अच्छा बनना और देश सेवा करना है। यदि यह उद्देश्य सफल न हो तो शिक्षा पर किए गए खर्च को बेकार समझ सकते हैं। ऐसे तमाम सारे सवाल एक राष्ट्र को समृद्ध करने के लिए तमाम ऐसे मानक स्थापित करने का, क्योंकि जब हम एक नए भारत की परिकल्पना और आज़ादी के बाद का जो भारत बना था, जिसमें गांधी ने एक उन्होंने कहा था कि हमारे आने वाले
जो भारत बनेगा उसमें राम राज्य की कल्पना, उनके राम राज्य की एक कल्पना है, उस पर विस्तार से भी आदरणीय आज के मुख्य अतिथि जो जिनका गांधी दर्शन पर, गांधी वैचारिकी पर एक तरह से विशेषज्ञता है, हम उन्हीं को सुनना चाहते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज का जो विषय है राष्ट्र के सामने निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में जो चुनौतियां हैं, और इसमें काशी विद्यापीठ अपनी किस भूमिका के साथ आज वर्तमान में खड़ा हो सकता है, क्योंकि काशी विद्यापीठ जब उस समय भी राष्ट्रीय आंदोलन के समय, असहयोग आंदोलन के समय जब विद्यापीठों की स्थापना हुई थी, तब भी काशी विद्यापीठ ने अपनी भूमिका को तैयारी के साथ वह खड़ा रहा। यहाँ का नौजवान, यहाँ का विद्यार्थी, यहाँ के अध्यापक, यहाँ के आचार्य आज पुनः जब ऐसी स्थितियों में, विशेष परिस्थिति में भी हमारी जिम्मेदारी बनती है, और इसी जिम्मेदारी को महसूस करते हुए जब मुझे इतिहास विभाग के आचार्य का और विभागाध्यक्ष का पद मैं अपने कुलपति के कार्यकाल से लौट के आया, तो मेरे मन में विचार आया कि क्यों याद करें हम गांधी को। इसी दृष्टियों से फिर हम चर्चा करके पुनः गांधी को याद करते हुए उस ऋण त्रयी को, क्योंकि अपने ऋषियों के प्रति, अपने आचार्यों के प्रति ज्ञान आगे बढ़ता रहेगा, और हम गांधी को के नेतृत्व में गांधी, ये महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ आगे बढ़ेगा। और आज मैं पुनः अपने अभिभावक और आज के मुख्य वक्ता और मुख्य अतिथि काशी विद्यापीठ के पूर्वाचार्य, और मुझे बहुत खुशी है कि आज हम अपने घर में ही अपने एक आचार्य को, जिनको आज पूरा भारत सुन रहा है, मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, काशी विद्यापीठ के 2-3 आचार्य हैं, आज आप सुन रहे हैं। फिर अगले वक्ता के रूप में मैं आज ही नाम लूं कि कभी मैं चर्चा बात होगी, आदरणीय राम प्रकाश द्विवेदी जी, आदरणीय प्रोफेसर सतीश कुमार राय जी, आदरणीय प्रोफेसर श्रद्धानंद जी, कई ऐसे और विद्वान हैं जिनको आज पूरे देश में लोग सुन रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है कि हमारे निमंत्रण को प्रोफेसर सतीश राय जी ने स्वीकार किया। मेरा अनुज मुझे समझ करके मुझे जो स्नेह उन्होंने दिया है, मैं इसके लिए पुनः बार बार कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए आपका अभिनंदन करता हूं। और आज चौथे दिन जो भी पार्टिसिपेंट्स, प्रतिभागी, दूसरे विश्वविद्यालयों के सम्मानित आचार्य, अध्यापकगण और शोध छात्र जुड़े हुए हैं, मैं आप सबका के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। और माननीय विश्वविद्यालय के अपने संरक्षक, जिनके कुशल नेतृत्व में विश्वविद्यालय अपने शैक्षणिक गतिशीलता को बनाने में और विद्यापीठ आगे एक अपने शैक्षणिक अभियान में आगे बढ़ता जा रहा है, मैं माननीय कुलपति जी के प्रति भी विशेष रूप से आभारी हूं। मैं उनका भी आज इस अवसर पर स्वागत करता हूं कि उनके कुशल निर्देशन में ही इस शैक्षणिक उन्नयन में हम कार्य कर रहे हैं। माननीय कुलपति जी का, आदरणीय प्रोफेसर सतीश कुमार राय जी का, अपने विभाग के सभी सदस्यों का, तकनीकी समिति अनिल जी और सुमित जी का, और आवाज नहीं आ रही। सुमित जी, आवाज नहीं आ रही है। सर के यहाँ थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है, बस 2 मिनट वेट करिए, वापस से आने लगेगी। अंजना मैडम, आप स्टार्ट करिए। शायद सर का नेटवर्क की वजह से आवाज नहीं आ रही है।
तो अब सर का मैं कंप्लीट हो चुका है मैडम। सर बोले हैं कि ठीक स्टार्ट करने के लिए। ठीक अच्छा ठीक है। तो अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सतीश सर से आग्रह करते हैं कि सर अपना आप व्याख्यान अपने सारस्वत उद्बोधन से हम सभी को लाभान्वित करें। तो सर सतीश सर। धन्यवाद। आवाज मिल रही मेरी? जी सर। माननीय कुलपति जी, भाई प्रोफेसर योगेंद्र सिंह जी, काशी विद्यापीठ से जुड़े हमारे सभी साथी, शिक्षक वृंद, विद्यार्थियों और इस वेब समागम में दूसरे विश्वविद्यालयों से जुड़े हुए सभी शिक्षक साथियों, शोधार्थियों, विद्यार्थियों, मैं आभारी हूं इतिहास विभाग का और जननायक विश्वविद्यालय बलिया के निवर्तमान कुलपति और संप्रति विद्यापीठ के इतिहास विभाग के अध्यक्ष के रूप में उसे गतिशील नेतृत्व दे रहे भाई योगेंद्र सिंह जी का, कि आज उन्होंने एक अच्छे कंटेक्स्ट के साथ, एक अच्छे संदर्भ के साथ हमें आप सबसे जुड़ने का, संवाद स्थापित करने का एक अवसर उपस्थित किया। काशी विद्यापीठ हमारी अपनी संस्था है, जहां का नमक हमारे शरीर में है बच्चों के, तो एक कृतज्ञ भाव के साथ मैं काशी विद्यापीठ, उसकी गौरवशाली परंपरा और उसके आचार्य मंडल को प्रणाम करता हूं। काशी विद्यापीठ की संस्थापना और किसी ने नहीं, और किसी के द्वारा नहीं, बल्कि स्वयं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के करकमलों से यह विद्यापीठ संस्थापित हुआ था। और वो गांधी जिनके हाथों से यह विद्यापीठ असहयोग आंदोलन के दौर में संस्थापित हुआ, वो भारतीय राष्ट्र निर्माण के 20 सबसे बड़े महानायक थे। आज जो विषय हमारे लिए योगेंद्र जी ने निर्धारित किया हुआ था, गांधी और राष्ट्र, ये दो आयाम हैं, उस संवाद में चर्चा स्थापित करने के आप सब ज्यादातर इस समागम में इतिहास से जुड़े हुए विद्यार्थी होंगे, और एक जो ऐतिहासिक संदर्भ आधुनिक भारतीय राष्ट्र निर्माण की विकास यात्रा का है, उस संदर्भ के साथ ही उस राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में गांधी की महत्ता और उनके महनीय योगदान की चर्चा करने की कोशिश करूंगा। और इसके लिए गांधी की इतिहास दृष्टि से ही अपनी बात मैं शुरू करना चाहूंगा। गांधी दिमाग की खिड़कियां खुले रखने के कायल थे, और उस खुले वातायन से कहीं से भी श्रेष्ठ विचारों, उत्तम विचारों का प्रवाह आए, उसकी संभावना खोल करके रखने के पक्षधर थे। लेकिन उनकी जड़ें भारतीय मनीषा में थी, भारतीय चिंतन परंपरा में थी। गांधी की जो इतिहास दृष्टि है, उससे पहले अगर मार्क्सवादी इतिहास दृष्टि की हम बात करें, जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की बात करती है कि विकास का क्रम द्वंद्वात्मक क्रम होता है, और उसमें भौतिक परिस्थितियां,
भौतिक परिस्थितियों के बदलाव, उत्पादन की प्रणालियों के बदलाव नियामक भूमिका निभाते हैं। इस द्वंद्वात्मक विकास की वैज्ञानिक समाजवाद की उस अवधारणा को गांधी ने भारतीय संदर्भ के साथ ढाल करके देखा था। गांधी बेशक मानते हैं कि विकास का क्रम द्वंद्वात्मक होता है, लेकिन उसमें केवल आर्थिक तत्व नियामक हो, इसमें उनका विश्वास नहीं था। भगवान बुद्ध सिद्धार्थ के रूप में एक राजकुमार थे, घर से निकले रथ पर और रास्ते में एक शव यात्रा देखी और उनका चित्त परिवर्तन हो गया और उनका महानिष्क्रमण हुआ और इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना घटित हो गई। इसमें किसी उत्पादन की प्रणाली के परिवर्तन का क्या योगदान हो सकता है? इतनी बड़ी बौद्ध धर्म की क्रांति घटित हो गई। तो आर्थिक तत्व सहायक हो सकते हैं, लेकिन एकमात्र नियामक तत्व नहीं हो सकते। द्वंद्व को गांधी भी स्वीकार करते हैं और हमारी भारतीय मनीषा में जो चिंतन परंपरा हमारी है वो भी स्वीकार करती है। उपनिषद का एक वाक्य है, शुभाशुभाभ्याम मार्गाभ्याम वहन्ति वासना तरित पौरुषेण प्रयत्नेन योजनीया शुभे पथे अशुभे समाविष्टम शुभे स्वे वावतारेत। ये वासना रूपी सरिता शुभ और अशुभ इन दो मार्गों से होकर के प्रवाहित होती है। मनुष्य पुरुषार्थ से और प्रयत्न से अशुभ में रत वासना को शुभ में प्रवृत्त करे। यह द्वंद्व बिल्कुल स्पष्ट है। वो द्वंद्व है शुभ और अशुभ के बीच, अंधकार और प्रकाश के बीच, और यह द्वंद्व शाश्वत है, हमेशा रहा है, हर युग में रहा है, आज भी है और कल भी होगा। लेकिन इस शुभत्व और अशुभत्व के द्वंद्व में शुभ की विजय अभीष्ट होती है, शुभ की विजय ही अनुकरणीय होती है। और इस तरह से ये शुभत्व का जो विकास है, यही सभ्यता के विकास की कसौटी है, उसका आधार है। और इस प्रकार से इस द्वंद्वात्मक क्रम को गांधी जो स्वरूप देते हैं अपने चिंतन में, उसे आप द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की जगह द्वंद्वात्मक जीवनवाद की, हेलो जी, उसे आप द्वंद्वात्मक जीवनवाद की इतिहास दृष्टि कह सकते हैं। भारतीय राष्ट्र का जहां तक प्रश्न है, उसके सांस्कृतिक एकता के सूत्र बड़े पुरातन थे हमारी संस्कृति में। शंकराचार्य जी महाराज देश के चारों छोर पर चार पीठें उन्होंने स्थापित कर दी। चारों धाम की यात्रा कर लेने वाले का जीवन धन्य हो जाता है। आवाज नहीं आ रही है सबकी? क्या बात, आवाज नहीं मिल रही है भाई? मेरी में कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, ठीक है। आ रही है सर, आ रही है, बोलिए, आ रही है, आवाज आ रही है सर आपकी? ठीक है, आ रही है। ये शंकराचार्य जी महाराज निकले, देश के चार छोरों पर चार पीठें उन्होंने बना दी। चारों धाम की यात्रा कर लेने वाले का जीवन धन्य हो जाता है, ये भाव हिंदुस्तान का आदमी अपनी परंपरा से जीता था। वो दक्षिण भारत से आकर के काशी में दशाश्वमेध घाट पर गंगा में डुबकी लगाए और वहां की मिट्टी यहाँ गंगा में बहा दे और यहाँ से गंगा जल भर करके ले जाए और रामेश्वरम का अभिषेक कर ले, तो इससे बड़ा पुण्य जीवन में उसके लिए कुछ नहीं होता था। तो ये सांस्कृतिक एकता के सूत्र बड़े पुरातन थे, लेकिन ये तस्वीर का एक पहलू है, क्योंकि राष्ट्र केवल एक सांस्कृतिक अवधारणा नहीं हो सकती, राष्ट्र एक राजनीतिक अवधारणा भी है। और भारत के इतिहास का जो स्वरूप है उसे आप देखें तो 500 से ज्यादा राजे महाराजे अधिकांश समय इतिहास की यात्रा अगर आप दृष्टिपात करें तो उसमें अपनी अपनी तलवारें लेकर के एक दूसरे के ऊपर
चढ़ते हुए दिखाई देते हैं, अपनी अपनी संप्रभुताएं चलाते हैं। तो ये तस्वीर का दूसरा पहलू है। उस तरह की राजनीतिक एकता के सूत्र अनवरत हमारे इतिहास में हमको विद्यमान नहीं दिखाई देते। और ये राष्ट्र की जो चेतना है, राष्ट्रवाद की जो चेतना है, ये सारी दुनिया में पुनर्जागरण के आंदोलनों के बाद उसका स्वरूप सामने आता है। यूरोप में शताब्दियों पहले नवजागरण के आंदोलन की घटनाएं घटित हो चुकी थी। भारत में अंग्रेजों के आने के बाद एक शुरुआत होती है, क्योंकि अंग्रेज आए तो व्यापार करने के लिए, लेकिन हमारी मध्ययुगीनताओं का, हमारे पिछड़ेपन का, हमारे यहाँ की जो अंधविश्वास और कुरीतियां थी, उन सब का लाभ उठा करके उन्होंने अपने सत्ता की छतरी यहाँ फैला ली थी। तो ये अंग्रेजों के सत्ता के संस्थापना के साथ जहां नई संस्थाएं आती हैं, वहीं नए मूल्य भी आते हैं। नई संस्थाएं आती हैं शिक्षा के क्षेत्र में, प्रशासन के क्षेत्र में और न्याय के क्षेत्र में, और नए मूल्य आते हैं। वो मूल्य जो वेस्टर्न वैल्यूज थी, मॉडर्न वैल्यूज, चाहे वो संसदीय संप्रभुता हो, वो प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांतों की अवधारणा हो, वो विधि के शासन और विधि के समक्ष समता की अवधारणा हो, इस तरह के जो मॉडर्न वैल्यूज जिनको पश्चिम का समाज जीता था, उनसे भी हमारा परिचय स्थापित हो रहा था। तो जब इस तरह से किसी से नई मुलाकात होती है, कोई परिचय संस्थापित होता है, तो उसकी प्रतिक्रियाएं होती हैं, और प्रतिक्रियाएं दो स्वरूपों में होती हैं। आज आपसे मैं बातचीत कर रहा हूं, या तो आपको अच्छा लगेगा या आपको नहीं अच्छा लगेगा, दोनों नैसर्गिक प्रतिक्रियाएं होंगी। और पश्चिम से आने वाले, अंग्रेजों के माध्यम से आने वाली संस्थाओं और मूल्यों के प्रति भी ये दोनों प्रकार की प्रतिक्रियाएं होती हैं। एक प्रतिक्रिया तो ये होती है कि चलो अच्छा हुआ, ये ज्यादा मॉडर्नाइज सिविलाइजेशन के लोग हैं, और इनके माध्यम से आने वाले वैल्यूज के फोकस में हम अपनी मध्ययुगीनताओं से, अपनी कुरीतियों से, अंधविश्वासों से बाहर निकलने की कोशिश करने का हमारे लिए एक अवसर उपस्थित हुआ है, जिसे आप कहेंगे रिफॉर्मिस्ट ट्रेंड, एक सुधारवादी चेतना। और दूसरी चेतना कि हमें किसी सुधार के लिए इन अंग्रेजों का मुंह देखने की जरूरत नहीं है, हम अपने अतीत की तरफ मुड़ करके देखें, वहां बहुत कुछ है जो तर्क संगत है, विवेक संगत है, गौरवशाली है, फिर से पुनर्स्थापित किए जाने की योग्य है, हम उसे पुनर्स्थापित करें। इसे आप कहेंगे रिवाइवलिस्ट ट्रेंड या एक पुनरुत्थानवादी चेतना। यूरोप में भी और भारत में भी नवजागरण के आंदोलनों की शुरुआत हमेशा धर्म सुधार और समाज सुधार के क्षेत्र में होती है, और बाद में उसके राजनीतिक संस्करण सामने आते हैं, राजनीतिक सुधार के आंदोलन सामने आते हैं। तो भारत में भी एक तरफ ये सुधारवादी आंदोलन चलता है, और दूसरी तरफ आग्रह ये होता है कि किसी सुधार के लिए इन ब्रिटिशर और इनकी संस्थाओं का मोहताज हमें नहीं होना चाहिए। एक आग्रह ये है कि हम पहले उन सामाजिक कुरीतियों से बाहर निकले जिनसे हम पराभव और पराधीनता का शिकार हुए, और फिर ज्यादा अधिकार और राजनीतिक अधिकारों की बात करें तो हम उसे अक्षुण्ण रखने में कामयाब होंगे, अन्यथा हम फिर पराभव का शिकार हो जाएंगे। दोनों एक स्वाभाविक सोच थी, और ये दोनों तरह के आंदोलन जब इसके राजनीतिक स्वरूप सामने आते हैं तो वहां भी ये दोनों चेतनाएं काम करती हुई दिखाई देती हैं। बेशक जब उसके राजनीतिक संस्करण भारतीय पुनर्जागरण के आंदोलन के सामने आते हैं तो सबसे बड़ी तमाम क्षेत्रीय और राजनीतिक संस्थाओं के बीच से एक सबसे बड़ी अखिल भारतीय राजनीतिक संस्था के रूप में इंडियन नेशनल कांग्रेस का उद्भव और विकास होता है। उसमें ये दोनों धाराएं हमको साथ साथ काम करती हुई दिखाई देती है। एक को हम नरम दल के रूप में जानते हैं और दूसरे को हम गरम दल के रूप में जानते हैं।
एक को हम जो रिफॉर्मिस्ट धारा है वो हमें लिबरल नेशनलिज्म तक ले जाती है, और उसी से नेहरू जी और गोखले जैसे आगे एक आर्थिक राष्ट्रवाद की धारा का प्रस्फुटन होता है। उसी सुधारवादी चेतना की नींव पर खड़ा जो आंदोलन आगे बढ़ता है, राजा राम मोहन राय से जिसकी शुरुआत होती है। और दूसरी धारा पुनरुत्थानवादी चेतना की बुनियाद पर आगे बढ़ती है, जो हमें सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की चेतना तक ले जाती है, और उसी से धार्मिक राष्ट्रवाद की चेतना पर जुड़े आंदोलन भी आगे खड़े होते हैं, उभरते हैं। ये दोनों धड़े, ये दोनों स्कूल्स, ये दोनों जो वैचारिक स्कूल थे, ये कांग्रेस के भीतर समानांतर काम कर रहे थे। दोनों गांधी इसका संगम बनते हैं, उसकी चर्चा बाद में करूंगा। गांधी पहले अफ्रीका जाते हैं, तब तक गांधी को कोई बहुत जानता नहीं था, यहां बहुत वकालत चली नहीं, वहां वकालत के लिए अब्दुल्ला भाई का मुकदमा लड़ने अफ्रीका गए। अफ्रीका से बीच में गांधी 2 बार लौटते भी हैं। एक बार लौटे थे अपने परिवार को वापस ले जाने के लिए 1896 में संभवतः, और फिर 1901 में फिर वो वापस आते हैं इस आश्वासन के साथ कि जरूरी होगा तो साल भर के भीतर फिर लौट आऊंगा। वो बंबई में सभी नेताओं से मिलते हैं, क्योंकि ये जो दोनों धाराएं थी, दोनों की समानांतर लीडरशिप थी। एक तरफ फिरोज शाह मेहता, महादेव गोविंद रानाडे, दादा भाई नेहरूजी, गोपाल कृष्ण गोखले, तो दूसरी तरफ लाल बाल और पाल। लेकिन गांधी जब एक सभा ऑर्गेनाइज करते हैं पूना में, तो उनमें सब आते हैं। एक समन्वय और संगम का भाव, वो चेतना गांधी में शुरुआत से थी। गांधी तिलक के प्रति कहते हैं कि भाई उनको देखता हूं, या फिरोज शाह मेहता को कहते हैं कि अगर मेहता जी को देखता हूं तो मुझे हिमालय की तरह दिखाई देते हैं, समुद्र की तरह गहराई की दिखाई देती है। हिमालय पर चढ़ना कठिन होता है, समुद्र में डूब जाने का खतरा होता है, उसका डर होता है। लेकिन जब मैं गोखले देखता हूं तो वो की तरह मुझे प्रवाहमान देते हैं, जिसमें डुबकी लगाना भी आसान है, तैरना भी आसान है। तो वो सभी धाराओं को कनेक्ट करते हैं, और वो 1901 की कलकत्ता कांग्रेस में जाते हैं, वहां एक प्रस्ताव भी पारित करवाते हैं अफ्रीका के लोगों के पक्ष में, उसमें कामयाबी मिलती है उनको। लौटते समय 1902 में वो बनारस आते हैं। वो पहली यात्रा थी गांधी की काशी की। 13 बार गांधी काशी आए थे, और 13 बार में 5 बार तो काशी विद्यापीठ स्थापना के पहले आए थे, और बाद की अंतिम जो दोनों यात्राएं थी उसमें एक तो काशी आके कहीं जाने भर का था, और एक में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में उनका व्याख्यान हुआ था। बाकी जो बीच की 5 यात्राएं थी, यानी काशी विद्यापीठ की संस्थापना के बाद की जो 7 यात्राएं थी, उसमें 5 बार गांधी काशी विद्यापीठ में रुके थे। और एक बार जो सबसे लंबा प्रवास था 1934 वाला, जब हरिजन सेवक संघ के सम्मेलन के लिए आए थे, बहुत सारे कार्यक्रम किए थे, तो वो तो मुख्य भवन में ही रुके थे। वो कक्ष ऊपर का जो है, जिसमें पहले साइकोलॉजी की क्लासेस चलती थी, फिर पत्रकारिता की, और उस समय जिद करके मैंने NAAC का जब पहली बार इवैल्यूएशन हुआ था, तो उसे एक स्मारक का रूप 3 दिन रात दिन काम करा करके उसे एक स्मारक का रूप देने की कोशिश की थी, जिसका पैसा वगैरह बाद में कुलपति सुरेंद्र सिंह जी ने मुझे दिलवा दिया था। तो ये गांधी जब उस समय आते हैं तब बहुत कोई जानता नहीं था। यूं आप कह सकते हैं कि वो एक तीर्थयात्री जैसी यात्रा थी गांधी। और वो काशी विश्वनाथ भी जाते हैं, गंगा भी स्नान करते हैं, पंडों वगैरह से जो परेशानी होती है उसका भी वर्णन उन्होंने लिखा है।
जब वो गंगा स्नान करके सीढ़ियां चढ़ रहे थे दशाश्वमेध घाट की, तो उस समय एक व्यास एक चौकी पर बैठ करके कथा कह रहा था। उसका वर्णन भी गांधी ने किया है। वो खड़े होकर के उसकी कथा सुनने लगते हैं। 150 लोग सुन रहे थे। वो गोस्वामी तुलसीदास जी की एक चौपाई का भाष्य कर रहा था। रावण रथी विरथ रघुवीरा, युद्ध का मैदान, रावण ऐश्वर्य के रथ पर अपनी चतुरंगणी सेना के साथ सवार और वनवासी वेश में बिना रथ के विरथ राम अपनी बंदर भालुओं की सेना के साथ जमीन पर बड़े निरीह भाव में खड़े। लेकिन वो व्यास ने अपनी कथा कंक्लूड करके कहा, उस चौपाई का जो भाष्य कर रहा था उसे कंक्लूड करने में कहा कि जैसे राम की उस युद्ध में राम की जीत हुई थी, रावण की जीत नहीं हुई थी। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि राम सत्य के रथ पर आरूढ़ थे और रावण असत्य के रथ पर आरूढ़ था। गांधी के मन में प्रेरणा हुई कि जैसे एक दिन रावण के खिलाफ राम की जीत हुई थी, तो वैसे ही जहां रावण खड़ा था वहां ये ब्रिटिश साम्राज्य है, और जहां राम खड़े हैं थे वहां तो हम सब लोग खड़े हैं। तो एक दिन हमारी भी जीत इस ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ होगी। ये प्रेरणा लेकर के वो काशी से लौटे। फिर वो लौट गए थे अफ्रीका, और अफ्रीका में 1907 में उन्होंने सत्याग्रह की एक शुरुआत की थी। वहीं 2007 में हम लोगों ने शताब्दी मनाई सत्याग्रह की दुनिया में। लेकिन उसे सत्याग्रह पूरी तरह कहना हम मानते तो हैं, वहां से शुरुआत, लेकिन उसे पैसिव रेजिस्टेंस या निष्क्रिय प्रतिरोध ही कहना ज्यादा उचित होगा। सत्याग्रह की दार्शनिकता तो भारत में आके जो उनके प्रयोग आगे बढ़ते हैं, चंपारण और चंपारण ऑनवर्ड, उसकी दार्शनिकता परिपक्व होकर के हमारे सामने आती है। वहां एक घटना का जिक्र केवल अफ्रीका करना चाहूंगा, बाकी वहां के जिक्र का इस विषय में कोई बहुत प्रसंग नहीं है। वहां जब गांधी की वो बड़ी चर्चित घटना आपने सबने सुनी होगी, पिट्सबर्ग स्टेशन पर जब वो फर्स्ट क्लास के कंपार्टमेंट में ट्रेन से यात्रा कर रहे थे, बोनाफाइड पैसेंजर थे, फर्स्ट क्लास का टिकट था, लेकिन कोई काला आदमी कैसे फर्स्ट क्लास में यात्रा कर सकता है अंग्रेजों के साथ बैठ करके, सफेद लोगों के साथ बैठ करके। और पिट्सबर्ग स्टेशन पे उन्हें उतरने को कहा गया, और जब वो नहीं उतरने के लिए तैयार हुए, पीछे की बोगी में उतर करके जाने के लिए नहीं तैयार हुए, तो उनको पुलिस बुला करके प्लेटफॉर्म पर फेंक दिया गया उनके लगेज के साथ। गांधी प्लेटफॉर्म पर गिरे और देखते रहे उस अन्याय को। ट्रेन रवाना हो गई, फिर वो खड़े हुए गांधी, लेकिन जो गांधी गिरे थे वो गांधी दूसरे थे, और जो गांधी उठ करके खड़े हुए थे वो गांधी दूसरे। एक खड़ा हुआ गांधी एक अभिनव संकल्प के साथ खड़ा हुआ गांधी था, जिसने सत्याग्रह के प्रयोगों की एक अभिनव शैली राजनीतिक संघर्ष की अफ्रीका से शुरू। वो गांधी हिंदुस्तान वापस लौटते हैं फाइनली 1915 में, 9 जनवरी की तारीख थी। बीच में वो गोखले को भी लिवा गए थे अफ्रीका। उन्हें अपना पॉलिटिकल गुरु कहते थे। उनकी पतली सी किताब है गांधी की गोखले माई पॉलिटिकल गुरु। और जब आए वो लौट करके, तो यहां लौट करके आने के बाद उन्होंने अपने गुरु गोखले से पूछा कि मैं क्या करूं। तो गोखले ने कहा कि मैं क्या बताऊं, क्या करोगे, घूमो हिंदुस्तान को, अपने आप समझ में आएगा क्या करो। और गांधी हिंदुस्तान को घूमने लगते हैं, और जैसे जैसे गांधी हिंदुस्तान घूमते हैं, गांधी का रूपांतरण होता चला जाता है। गांधी जब दूसरी बार बनारस आए, जब उनका ऐतिहासिक भाषण हुआ बनारस में, जिसे फर्स्ट पॉलिटिकल स्पीच कहा जा सकता है भारत लौटने के बाद गांधी,
और क्रांतिकारी भाषण काशी हिंदू विश्वविद्यालय की संस्थापना के उत्सव में तीसरे दिन, आखिरी दिन 5 मार्च को 1916 की गांधी जब वहां पहुंचे, मालवीय जी ने उनको भी आमंत्रित किया था। देश भर के राजे महाराजे आए थे, एनी बेसेंट थी, गवर्नर थे, सब तो थे। महाराज दरभंगा प्रिसाइड कर रहे थे। किसी ने क्लिप पकड़ाई, वॉलेंटियर ने मालवीय जी को, वो बाहर गए और लौटे तो लोगों ने देखा कि एक धोती, लंबा कुर्ता, लंबा डंडा, लंबा झोला, पगड़ी वाला कोई आदमी चला आ रहा है। सुगबुगाहट हुई पंडाल में। मोहनदास करमचंद गांधी, तब तक महात्मा तो थे नहीं। और फिर गांधी का वो क्रांतिकारी भाषण, जिसमें उन्होंने कहा कि पूरा शहर कैद खाने में हमने देखा तब्दील है एक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए, क्योंकि रास बिहारी बोस ने 1912 में हार्डिंग्स के ऊपर दिल्ली में जब राजधानी शिफ्ट हो रही थी, बम फेंका था। और बनारस षड्यंत्र केस और लाहौर षड्यंत्र केस के बाद, उस विद्रोह की विफलता के बाद वो जापान पलायित हो गए थे और उसके बाद फिर लौटे नहीं। वही आजाद हिंद फौज उन्होंने बनाई। बीच का जो 4 साल, 3.5 साल का जीवन था, उन्होंने भूमिगत जीवन बनारस में बिताया था। और बनारस में सबसे बड़ा चेला क्रांतिकारी आंदोलन के भीष्म पितामह सचिन नाथ सान्याल को पैदा किया था। तो एक भय था ब्रिटिश प्रशासन को। गवर्नर आए हुए थे, उन्होंने कहा कि अगर एक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए पूरे शहर को कैद खाने में तब्दील करना पड़े तो इससे तो अच्छा है वो व्यक्ति मर जाए। उन्होंने कहा कि बड़ी चिंता भाषणों में यहां जताई जा रही है गरीबों के प्रति, शिक्षा के प्रति लोगों की, आम लोगों की, लेकिन वो सपना कैसे पूरा होगा। उनकी चिंता कितनी गंभीर है। यहाँ जो सामने हमारे राजे महाराजे बैठे हुए हैं, हीरे जवाहरात पहने हुए, मुझे तो इसमें हिंदुस्तान की गरीब जनता का, मजलूम जनता का खून दिखाई दे रहा है। और वॉकआउट हो गया, गवर्नर चले गए, राजे महाराजे उठ के चले गए, एनी बेसेंट रिफर करके खड़ी हो गई। वहां गांधी का एक रूपांतरित स्वरूप, पंडित कमलापत त्रिपाठी जी अक्सर ये घटना बताया करते थे, क्योंकि वो 11 साल की उम्र में कहते थे मैं रोज जाता था, मामा जी अंग्रेजी नहीं आती थी तो समझाते थे भाषणों का अनुवाद करके। तो वो गांधी का हैट उतर गया था, सूट उतर गया था, पैंट उतर गई थी। गांधी धोती, कुर्ता, झोला, लंबा डंडा, पगड़ी वाले गुजराती वेशभूषा वाले गांधी थे, लेकिन वो गांधी और रूपांतरित होते हैं। आप सबने, मैं समझता हूं कि एक अंग्रेज ने अच्छी फिल्म बनाई थी, अभी 2-2.5 साल पहले मरे हैं एडनबरो साहब, उनकी फिल्म गांधी देखी होगी। उसमें गोखले से वो डायलॉग भी वो दिखाते हैं और उसके बाद गांधी को घूमते हुए दिखाते हैं, रेलगाड़ी से घूमते हुए दिखाते हैं। अंग्रेजों ने रेलें तो बिछाई दी थी, अपने बाजार के स्वार्थ में बिछाया होगा, लेकिन आपको तीर्थ यात्रा करने की मनाही तो थी नहीं। तो वो, हालांकि वो सच घटना नहीं है, वो काल्पनिक घटना दिखाता है। सच दिखाने का साहस उस अंग्रेज के पास नहीं था, आधा सच भी नहीं है। वो दिखाता है कि एक जगह रेल ठहर जाती है, शायद सिग्नल नहीं है, और जहां रेल रुकी है नीचे एक पुल है, पुल के नीचे एक कोई नदी बह रही होती है छोटी। गांधी नदी की तलहटी में उतर जाते हैं और एक पत्थर पर बैठ के मुंह हाथ धोने लगते हैं। तो देखते क्या है कि दूसरी बहाव के ओर एक दूसरे पत्थर पर एक युवती बैठी है, जिसने एक तरफ से एक धोती से अपने शरीर को ढका हुआ है और दूसरी तरफ से उसी धोती को पत्थर पर कचार रही है साफ। एक धोती में जीवन की व्यथा, उसका अधरंगा स्वरूप वो घूर के देखते हैं, वो भावुक होती है, वो सकुचाती है, और गांधी भावुक होते हैं और अपना अंगरखा उतार बहा देते हैं। उसके पास पहुंचता है तो वो झपट करके ओढ़ लेती है, ठीक से अपने सर को ढकती है। इसके बाद वो गांधी का रूपांतरण दिखाते हैं। लेकिन मैंने आपसे निवेदन किया, ये सच घटना नहीं है, क्योंकि सच दिखाने का साहस उस अंग्रेज के पास नहीं था। सच घटना तो नारायण भाई देसाई अपनी गांधी कथा में सुनाते थे, जो आश्रम में ही पले बढ़े महादेव देसाई के पुत्र थे। काशी विद्यापीठ में ही कथा सुनाई थी उन्होंने कि वो उड़ीसा के पास किसी गांव की है। गांधी किसी था,
तो वहां सभा भी कर, अगले दिन काफिला शायद कटक के पास का कोई गांव था, वहां कस्तूरबा भी थी साथ में। कस्तूरबा गांव में लोगों से मिलने जुलने दूर तक निकल गई, गांव के दूसरे छोर तक चली गई, और जब लौटने लगी तो उन्होंने देखा कि गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है, कोई दिखाई नहीं दे रहा है, घरों पर कुंडे चढ़े हुए हैं, ताले लटक रहे हैं। एक घर में कुंडा लटका हुआ था, उन्होंने कुंडा खटखटाया, कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ, बार बार खटखटाया, कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ। तो कस्तूरबा ने आवाज लगाई कि भाई आप लोग भीतर बैठी हो, आप बात भी कर रही थी, आवाज आ रही थी, मैं कब से आवाज लगा रही हूं, कोई निकलता क्यों नहीं। बहुत आग्रह के बाद तो थोड़ा सा पट खुला, एक युवती उसके भीतर से दरवाजे के पीछे से झांकी। मां ने पूछा कि आपको पता नहीं आपके गांव में गांधी आए हुए हैं? उसने कहा नहीं पता तो है। फिर ये पूछा कि ये नहीं पता कि उनकी सभा होने जा रही है? तो कहा नहीं ये भी पता है। फिर आपका जाने का मन नहीं हुआ क्या? तो वो बोली कि नहीं मन तो था, फिर गई क्यों नहीं? तो हमारी मजबूरी है। क्या मजबूरी है? नहीं बता सकते। बहुत आग्रह किया बा ने, तो उस युवती ने बताया। उसने कहा बा हम घर में 3 हैं, मैं हूं, मेरी सास है और मेरी ननद है, और हम 3 के बीच घर में पहनने के लिए केवल एक धोती है, इसलिए हमारे में घर से बाहर एक बार में केवल एक ही जाया करता है, और हम तीनों में कौन बापू की सभा में जाए कौन न जाए, इस उधेड़-बुन में हम तीनों नहीं। रात को ये वाकया बापू को बताती है बात, पूरी रात सो नहीं पाते, बेचैनी में कटती है रात पूरी। सवेरे काफिला तैयार था आगे जाने को, लेकिन बापू का पट नहीं खुल रहा था, देर हो रही, लोग परेशान, तबीयत खराब हो गई, क्या हुआ। और जब पट खुला तो लोग बापू निकले, बापू, और उन्होंने कहा चलो, तो लोग देख करके दंग कि बापू के शरीर में केवल घुटने तक धोती के अलावा दूसरा कोई कपड़ा नहीं था, हाथ में एक डंडा था, और उसके बाद का जिंदगी उस महात्मा ने उससे ज्यादा कपड़ा केवल इसलिए नहीं पहना कि जिस मुल्क में एक कपड़े में 3-3 लोग जीने के लिए मजबूर हो, उसमें रह करके इससे ज्यादा कपड़ा पहनने का हमारे पास कोई नैतिक अख्तियार नहीं। ये गांधी का रूपांतरण की वास्तविक कथा। गांधी जैसे जैसे हिंदुस्तान को घूमते हैं, हिंदुस्तान के आम आदमी के साथ, आम जनजीवन के साथ अपने को स्थापित करते चले जाते हैं। ये गांधी का केवल रूपांतरण नहीं था, ये रूपांतरण था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भी, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का भी, और भारतीय राष्ट्र निर्माण की समूची प्रक्रिया का। जो कांग्रेस और जो राष्ट्रीय आंदोलन उससे पहले कुछ विशिष्ट वर्गीय लोगों तक सीमित था, पढ़े लिखे लोगों तक सीमित था, साल में कभी इकट्ठा हो जाना, 2-3 बार अधिवेशनों में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक प्रस्ताव पारित करना, कुछ मांगे रखना, और उन मांगों दोबारा इकट्ठा होना, तो फिर उस पर पुनर्विचार की अपील करना। ये प्रार्थना, प्रतिवेदन और पुनर्विचार 3 प पर सारा पॉलिटिकल मूवमेंट चला करता था। उसमें एक जनाभिमुखता आ गई राष्ट्रीय आंदोलन में। गांधी के साथ आने वाले दिनों में भारत का राष्ट्रीय आंदोलन राष्ट्रीय जन आंदोलन बन गया। वो गांधी उसके बाद एक बार फिर उसी 1916 में जब बीएचयू आए थे मार्च के महीने में, कांग्रेस के अधिवेशन तो दिसंबर में होते थे, वो 1916 के लखनऊ कांग्रेस में भी आए। और जब लखनऊ कांग्रेस में गांधी आए थे, 4 बाग रेलवे स्टेशन से सीधा जाइए अमीनाबाद, गंगा प्रसाद धर्मशाला आज भी है, और वहां लोग डेलीगेट्स के रुकने की व्यवस्था थी, उनके टेंट भी लगे हुए थे। उस गंगा प्रसाद धर्मशाला पर एक टेंट में गांधी रुके।
वहां गांधी से 2 ऐतिहासिक मुलाकातें हुई जिन्होंने आने वाले दिनों में भारतीय राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया पर बहुत गहरा और बड़ा दूरगामी प्रभाव डाला। एक मुलाकात तो इलाहाबाद से आया हुआ एक नौजवान जवाहरलाल नेहरू, जो आने वाली पीढ़ी का सबसे बड़ा रहनुमा था, उस नौजवान की पहली मुलाकात गांधी से वहीं हुई थी। और गांधी और नेहरू की जो केमिस्ट्री भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में है, उसका आने वाले दिनों पर भारतीय राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया पर गहरा और दूरगामी प्रभाव पड़ता है। और दूसरी मुलाकात और भी उस समय की दृष्टि से महत्वपूर्ण, बिहार से आया हुआ एक साधारण किसान राजकुमार फुकुल चंपारण के निलहे किसानों की व्यथा लेकर के लखनऊ आया था। फुकुल जी महाराज सारे कांग्रेस के नेताओं से मिल चुके थे। सबने कहा आपकी बात ठीक है, लेकिन फिर कभी भविष्य में देखेंगे, अभी तो दूसरे महत्वपूर्ण काम हो रहे हैं। आप जानते हैं कि गरम दल के लोग जो अलग हो चुके थे 1907 की सूरत कांग्रेस में जो विभाजन हुआ, वो सब वापस आ चुके थे कांग्रेस में। यद्यपि तिलक जी महाराज का कुछ महीने पहले गांधी के लौटने के 2-3 महीने के बाद देहांत हो गया था गोखले जी महाराज का, लेकिन लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक भी लखनऊ कांग्रेस में थे। वहां लखनऊ कांग्रेस में कांग्रेस लीग समझौता हो रहा था, जिस पार्लियामेंट्री रिफॉर्म में जो कम्युनल अवार्ड था मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट के आधार पर कॉन्स्टिट्यूंसी निर्धारण का, जिसका कांग्रेस विरोध करती चली आ रही थी, उसे प्रथम विश्व युद्ध के बाद के दौर के माहौल में व्यापक हिंदू मुस्लिम एकता को लक्ष्य करके वहां कांग्रेस लीग समझौता होने जा रहा था, तो सबने मना कर दिया। और जब गांधी से सारी बातें निवेदन की राजकुमार फुकुल ने, तो गांधी ने कहा कि आपकी बातें तो बड़ी जायज है। तो उन्होंने बापू से कहा कि फार आप उठाओ इसको कांग्रेस में, तो उन्होंने कहा कि नहीं अभी तो नहीं उठा सकते। कहा आप भी वही कह रहे हो? तो बोले नहीं, और लोग जिस वजह से कह रहे हैं उस वजह से मैं नहीं कह रहा हूं। ये बात सच है कि मैं सत्य के लिए आग्रह रखता हूं और सत्याग्रह पर कदम बढ़ाता हूं, लेकिन मैं तब तक कदम आगे नहीं बढ़ाता जब तक मैं तस्दीक न कर लूं कि सचमुच में सच है। इसलिए आप चिंता मत करिए, मैं चंपारण आऊंगा। बड़े खुश होते हैं राजकुमार जी, पीछे पीछे कानपुर भी पहुंच जाते हैं और फिर साबरमती भी पहुंच जाते हैं। अंत में वहां कार्यक्रम निर्धारित हो जाता है। उनका इतना आग्रह देख करके कि मैं अप्रैल में कलकत्ता आऊंगा, तो आप आके मुझे ले चलिएगा। और कलकत्ता से लौटते हुए शाम हो गई, पटना पहुंचे दोनों लोग। राजेंद्र बाबू के घर पे गए, कुंडा खटखटाया तो उनका मुंशी निकला और कहा कि वकील साहब पूरी गए लाए। आना कहाँ जाते, रात उन्हीं के बरांडे में काट दी। सबे याद आया मौलाना मजहरुल हक भी तो इसी शहर में रहते होंगे, लंदन में साथ में बैरिस्ट्री पड़ी थी, कहीं से उनको फोन ऑन किया उन्होंने। फिर वो आए, अपनी कार से लिवा गए। फिर राजेंद्र बाबू भी आए और फिर मुजफ्फरपुर और फिर चंपारण बेतिया पहुंच करके फिर उनकी जांच पड़ताल का सिलसिला शुरू हो गया। अंग्रेजों के कान खड़े हो गए ब्रिटिश प्रशासन के, ऐसी हिमाकत, और गांधी को उठा करके बंद कर दिया गया। लेकिन सत्याग्रह तो चलता रहा। ब्रिटिश प्रशासन को समझ में नहीं आया कि क्या करे, इस आंदोलन का कैसे सामना कर रहे हैं जिसमें कोई कानून तोड़ा नहीं जा रहा है, किसी को कोई गाली नहीं दे रहा है, सरकारी कामकाज डाल रहा है, किसी के ऊपर ढेला पत्थर नहीं चला रहा है, कोई अपराध नहीं बनता, किस धारा में गिरफ्तार करें और इतने लोगों को किस जेल में डाला जाए। और अल्टीमेटली और गांधी ने माफी मांगने से भी इनकार कर दिया, तो उन्होंने अल्टीमेटली जल्दी से कुछ बंदोबस्त अपना अदालती जमानत वगैरह का करा के गांधी को रिहा किया और उनको परमिशन दे दी कि आप अपनी जांच पड़ताल जारी रखो, हम लोगों को भी रिपोर्ट सबमिट करो।
ये जो चंपारण की सफलता थी, ये महत्वपूर्ण घटना थी भारतीय राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में। चंपारण की गांधी की इस सफलता की तुलना मैं राजस्थान के पोखरण से करता हूं। आप सब पोखरण जैसे छोटे से टाउन को देश दुनिया में जाना जाने लग गया जब 1974 में पहली बार श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल में और दूसरी बार 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में 2 बार परमाणु शक्ति का सफल परीक्षणात्मक प्रयोग भारत में हुआ। ठीक उसी तरह से चंपारण गांधी के सत्याग्रह की अणु शक्ति की सफल परीक्षणात्मक प्रयोगशाला थी और चंपारण की सफलता को गांधी ने 1920 के असहयोग आंदोलन के माध्यम से एक नेशनल कैनवास पर उकेरने का काम किया। मैंने आपसे शुरू में दोनों धाराओं की बात की थी, गर्म दल और नरम दल। गांधी के अभ्युदय के बाद भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास आप खंगाले तो इतिहास के पन्नों पर गांधी के अभ्युदय के बाद आपको नरम दल और गर्म दल की लकीरें नहीं दिखाई देती। दोनों के उत्तमांश का गांधी में समन्वय शब्द बड़ा छोटा लगता है मुझे, इसलिए मैंने शुरू में भी इस शब्द का मैं संगम शब्द का प्रयोग करता हूं। दोनों का संगम में हो जाता है। दोनों तरफ की जो नकारात्मकताएं हैं, क्योंकि बड़े क्लियर कट मतभेद थे, लक्ष्य के भी, कार्यक्रमों के भी और रणनीति के भी। एक सुधारवादी धारा जो थी वो, या उदारवादी जो थे वो संविधानवादी कार्य पद्धति की बात करते थे, कानून के दायरे में रह करके राजनीतिक आंदोलन की बात करते थे, और नैतिक राजनीति, आध्यात्मिक चेतना की बात, आर्थिक मुद्दे भी थे। नेहरू जी और गोखले, खास करके गोखले की जो गवाही है वैली कमीशन के सामने, उसे आर्थिक राष्ट्रवाद की नींव का पत्थर कहा जा सकता है। और गोखले को तो अपना पॉलिटिकल गुरु ही मानते थे, तो उसका पूरा इम्पैक्ट था। और दूसरी तरफ गर्म दल का लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जैसे लोगों का सीधा आग्रह कि डायरेक्ट एक्शन अगेंस्ट ब्रिटिश इंपीरियलिज्म, ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ सीधी कार्रवाई। ये समाज सुधार वगैरह बाद में हम देखेंगे, जो जरूरी होगा करते रहेंगे, पहले राजनीतिक सुधार। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये जो आग्रह था। इसके लिए स्वदेशी, बाइकॉट, इस तरह के कार्यक्रम, बाद में उसी से कुछ बम बारूद वाली क्रांतिकारी धाराएं भी और फूटती हैं। एक समानांतर प्रवाह, लगता था इनमें कोई तालमेल संभव नहीं है, और उसी अभाव में 1907 में सूरत में कांग्रेस टूटी भी थी। लेकिन गांधी के लिए मैंने आपसे कहा कि गांधी में नरम दलियों की, उदारवादियों की, अंग्रेजियत परस्ती के लिए कोई जगह नहीं थी। और दूसरी तरफ गर्म दल में जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जो पुनरुत्थानवादी जड़ताएं थी कि जो कुछ अच्छा है सब अतीत में ही अच्छा है, उस जड़त्व के लिए गांधी में कोई स्थान नहीं था। लेकिन गांधी में क्या ब्यूटी थी, उनके सत्याग्रह में कोई कानून नहीं टूटता, पूर्ण संविधानवादी रीति नीति। गांधी ज्यादा सशक्त संस्करण थे गोखले से, नैतिक और आध्यात्मिक चेतना के, नैतिक राजनीति के। और गांधी गुरु मानते हैं गोखले को, और सारे कार्यक्रम अपनाते हैं तिलक जी महाराज के, बाइकॉट, स्वदेशी। ये समन्वय नहीं बल्कि संगम गांधी में था। संगम का एक खास, समन्वय की जगह संगम शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं कि आप सबने संगम देखा है अपने पड़ोस में, प्रयागराज में। प्रयागराज में अगर कोई होली डिप के लिए जाता है, संगम में स्नान के लिए, तो मेले में तो जहां पुलिस वाला कहेगा वहीं डुबकी लगाओ। लेकिन सामान्य दिनों में जब वो जाता है, उसकी कोशिश होती है कि नाव लेकर के वहां जाए जहां गंगा यमुना की दोनों धाराएं जो आपस में टकराती। वहां नाव पर खड़े होकर देखिए
तो साफ आपको दिखाई देगा ये बाईं तरफ गंगा का पानी, ये दाहिने तरफ यमुना का पानी, दोनों का रंग अलग अलग होता है। लेकिन काशी में अगर गंगा जल भर करके वो काशी विद्यापीठ हो या काशी हिंदू विश्वविद्यालय किसी संस्था के विज्ञान संकाय फीस को दिया जाए कि इससे गंगा जल और यमुना जल आप अलग कर दो, ये असंभव काम है, एकाकार हो जाना। गांधी में संगम था राष्ट्र निर्माण की, इन दोनों वैचारिक स्कूलों का, दोनों वैचारिक चेतनाओं का गांधी में संगम हो जाता, एकाकार हो जाते हैं। उसके बाद इतिहास के पन्ने पर दोनों की अलग अलग लकीरें नहीं दिखाई देती, गांधी दोनों के उत्तमांश का समुच्चय बनकर के प्रकट होते हैं। तो ये गांधी का जो इसके बाद असहयोग आंदोलन जब गांधी छेड़ते हैं, बनारस में 30 मई 1920 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हिंदू स्कूल के प्रांगण में जब हो रही थी, तो गांधी वहां पहली बार असहयोग का युगांतकारी प्रस्ताव कांग्रेस के सामने विचारार्थ रखते हैं, जिसके लिए तय हुआ कि सितंबर में विशेष कांग्रेस आहूत की जाए और कलकत्ता कांग्रेस आहूत होती है सितंबर में, वहां उसका अनुमोदन होता है, और दिसंबर की रेगुलर जो नागपुर कांग्रेस थी उसमें जो उसका अनुमोदन होता है। वहां जो मालवीय जी महाराज, तिलक जी महाराज भी तब तक जीवित थे, उसी साल उनका बाद में तिरोधान होता है। ये सब बनारस में जो वर्किंग कमेटी की मीटिंग थी उसमें खिलाफ थे गांधी के सहयोग के। जलियांवाला बाग कांड की जांच रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू ने रखी, उसके बाद गांधी के असहयोग की स्वीकृति हुई, बहुमत से फैसला हुआ, और कलकत्ता में भी बहुमत से फैसला हुआ, और गांधी के असहयोग आंदोलन के साथ गांधी का निर्णायक नेतृत्व भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में स्थापित होता है। गांधी का असहयोग आंदोलन में गांधी को जब फादर ऑफ नेशन कहा गया, देश में कहा जाता है राष्ट्रपिता, कुछ लोगों को आपत्ति होती है कि कोई एक व्यक्ति राष्ट्र का पिता कैसे हो सकता है। अब ऐसे लोगों को हर 5 साल पर बदलने वाले राष्ट्र के पति पर आपत्ति नहीं होती, पिता पर होती है। खैर, ऐसी संतानें भी होती हैं जिनको बाप को बाप कहने में दिक्कत हो, लेकिन काशी विद्यापीठ ने तो खिताब दिया नहीं था बापू को, गुजरात विद्यापीठ ने भी नहीं दिया था, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में नहीं दिया था, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने भी नहीं दिया था। कहा किसने था? जिसका गांधी से सर्वाधिक मतभेद माना गया इतिहास में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार उनको फादर ऑफ नेशन कहा। राजनीति के एक विद्यार्थी के नाते मन में ये प्रश्न आता था मेरे, क्या सोच करके कहा होगा नेताजी ने। तो बेशक उसका उत्तर मुझे ही समझ में आता है कि भारत के 5000 वर्ष के इतिहास में गांधी के नेतृत्व में आरंभ हुआ जो भारत के स्वतंत्रता के राष्ट्रीय आंदोलन का असहयोग आंदोलन था, वो 5000 साल के इतिहास का पहला राष्ट्रीय जन आंदोलन था, मास था, और राजनीतिक लोक चेतना से अनुप्राणित जन आंदोलन था। एक एक शब्द पे आप गौर करेंगे, राजनीतिक लोक चेतना से अनुप्राणित जन आंदोलन, मास रूप से मिलकर लड़े होंगे राज्य रजवाड़े, कभी पुराने नवाब 1857 में भी लड़े थे, जिसे हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं। लेकिन अगर सफलता मिल गई होती तो वो अपनी अपनी रियासतें फिर उन्होंने कायम कर ली होती। भारतीय राष्ट्र निर्माण स्वरूप इतिहास की यात्रा के साथ वो नहीं हुआ होता। एक गणतंत्रात्मक भारत की परिकल्पना जो राष्ट्रीय आंदोलन की वैचारिकी और दार्शनिकता के साथ उभर करके सामने आती है, वो परिकल्पना पूरी नहीं हुई होती। तो ये गांधी का आंदोलन प्रथम राष्ट्रीय जन आंदोलन था, राजनीतिक लोक चेतना से अनुप्राणित जन आंदोलन था, जिसमें हिंदुस्तान का आम आदमी, गांव गिराव का आदमी, खेत खलिहान का आदमी, घुटने तक धोती पहनने वाला वो आम हिंदुस्तानी एक साझे राजनीतिक आह्वान पर, एक साझी राजनीतिक चेतना के वशीभूत होकर के एक
साझे राजनीतिक आंदोलन का हिस्सा बन करके, एक साझे राजनीतिक लक्ष्य को सामने रख करके स्वतंत्रता की उठ करके खड़ा होता है अपने पांव पर और बढ़ चलता है स्वतंत्रता की महादेवी को आवाहित करके उसके गले में वरमाला डालने की संघर्ष भरी यात्रा पर। ये इतिहास की युगांतकारी घटना थी, जिस तरह की घटना इससे पहले भारत के इतिहास में आपको नहीं दिखाई देती। हमने शुरू में आपसे कहा कि सांस्कृतिक चेतना के सूत्र थे, आम हिंदुस्तानियों के बीच थे, लेकिन ये राजनीतिक एकता की चेतना, ये राजनीतिक चेतना पर आधारित एक राष्ट्र का भाव, ये गांधी के असहयोग आंदोलन के साथ साकार होता है और इस तरह से भारतीय राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया अपनी परिपूर्णता पर की ओर पहुंचती है। और दोनों जो समानांतर धाराएं थी, भारतीय राष्ट्र निर्माण के चिंतन के जो समानांतर स्कूल थे, उन दोनों के उत्तमांश का गांधी में संगम उसके साथ प्रकट होता है। गांधी के आंदोलनों की एक खूबी हुआ करती थी, गांधी कभी अपने आंदोलनों में वैकल्पिक शून्यता नहीं छोड़ते थे। अगर गांधी ने बाइकॉट की बात की और कहा कि उन शिक्षा संस्थाओं का विद्यार्थी बाइकॉट करें, यही काशी में ही तय हुआ था पहली बार असहयोग, और फिर असहयोग की रीति नीति में समझाने के लिए फिर उसी साल काशी आए थे बापू, और उसी हिंदू स्कूल के प्रांगण में टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के ऊपर के हॉल में उन्होंने सभा की थी वहां। लेकिन रुके कहां थे जो असहयोग के विरुद्ध थे? मदन मोहन मालवीय जी, पंडित कमलापति जी कहते थे कि हम लोगों ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय कृपलानी जी के साथ छोड़ा, और गांधी जी से मुलाकात के लिए जब वहां गए तो बड़ा धर्म संकट रहता था। मालवीय भवन में गांधी जी रुके हुए थे और गांधी जी की कक्ष में जाने के लिए जिस कक्ष के सामने से गुजरना होता था उसमें मालवीय जी महाराज बैठे होते थे। तो स्वाभाविक है कि पहले मालवीय जी का पांव छू के उनके पास जाएंगे लौटते हुए, फिर उनका पांव छुएंगे। गांधी जी बाइकॉट के लिए समझाते थे कि ये युग धर्म है, और मालवीय जी महाराज कहते थे गांधी के चक्कर में मत पड़ो, पहले पढ़ाई पूरी करो तब देश सेवा का काम करो। एक वैचारिक मतभेद था, लेकिन कितने बड़े लोग थे कि एक साथ जीते थे। गांधी उनको बड़ा भाई कहते थे और गांधी उन्हीं के मेहमान होते, उन्हीं के यहाँ रुके हुए थे। तो ये असहयोग आंदोलन की शुरुआत भी बनारस से होती है। चंद्रशेखर आजाद ने जो विद्यापीठ में ही शामिल हुए विद्यार्थी के रूप में, कमलापति जी वगैरह सब लोग जो आचार्य कृपलानी के साथ निकले थे BHU से, किसी ने कुमार विद्यालय में कम उम्र में दाखिला लिया, कोई विद्यापीठ में आया, सबने फिर शास्त्री की उपाधियां प्राप्त की, केवल आचार्य नरेंद्र देव जी के संकेत के बाद कि भाई चंद्रशेखर जी आपकी धारा बदल गई है, चंद्रशेखर जी ने छोड़ दिया था बीच में। तो ये मतलब अगर जो हमने कहा कि वैकल्पिक शून्यता नहीं छोड़ते थे, अगर ऐसे होनहार नौजवान बाइकॉट में शामिल हों देश के काज पे, तो वो बिना दीक्षा के रह जाए क्या? तो उनके लिए विद्यापीठ खुले, राष्ट्रीय शिक्षा का आंदोलन, रचनात्मक आंदोलन, विदेशी सामानों का बाइकॉट करो, विदेशी वस्त्रों की होली जला दो तो नंगे घूमोगे क्या? देश में तो कपड़ा बनता नहीं। वैकल्पिक शून्यता का सवाल तो गांधी ने इसी काशी विद्यापीठ से चरखा और खादी का संस्थागत आंदोलन खड़ा किया, कृपलानी जी को बिठाया उसके लिए। श्री गांधी आश्रम, पहला गांधी आश्रम विद्यापीठ से, काशी विद्यापीठ से उसकी शुरुआत हुई। तो ये सारे उसके साथ नारी सशक्तिकरण, मद्य निषेध, हरिजनोत्थान, 10 सूत्री रचनात्मक कार्यक्रम साथ साथ चलते थे। भारतीय राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में एक द्वंद्व शुरू से और अंत तक राष्ट्रीय आंदोलन में हमें दिखाई देता है। समाज सुधार पहले कि राजनीतिक सुधार पहले, दोनों की प्रायोरिटी का द्वंद्व। लेकिन गांधी में ये प्रायोरिटी का द्वंद्व खत्म हो जाता है, क्योंकि गांधी तो संगम थे। गांधी राजनीतिक सुधार के आंदोलनों के कार्यक्रम भी साथ लेके चलते थे और समाज सुधार के रचनात्मक आंदोलन भी असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम थे। ये ब्यूटी थी गांधी। और गांधी के जो सत्याग्रह
मैनिफेस्टेशन है, उसके जो स्वरूप हैं, क्योंकि मैंने शुरू में आपसे कहा था कि अफ्रीका से शुरुआत हुई, लेकिन उसकी दार्शनिकता परिपूर्ण होती है यहाँ आकर के आंदोलनों के साथ। उन्होंने आश्रम स्थापित किए, साबरमती में तो शुरू में रहे लोग, उनके लोग सब, लेकिन वहाँ बात जब नहीं सकती कि ऐसा लगा उनको, फिर आकर के अहमदाबाद के बाद कोचरब में पहला आश्रम खोला, लेकिन प्लेग फैल गया तो उसको वाइंड अप किया और साबरमती का आश्रम खुला, और फिर बाद में सेग्राम में वर्धा के पास सेवाग्राम स्थापित हुआ। अफ्रीका में 2 आश्रम उनके थे, फिनिक्स सेटलमेंट और चार्ल्सटन फार्म, इस तरह से कुल 5 आश्रम गांधी के। फिर ढेर सारे गांधी आश्रम स्थापित हुए। गांधी के जो आश्रम थे वो कार्यशालाएं थी, प्रशिक्षणशालाएं थी स्वतंत्रता के सैनिकों को, अहिंसक युद्ध के सैनिकों को तैयार करने के लिए। गांधी मानते थे कि युद्ध 2 तरह के होते हैं, एक हिंसक युद्ध होता है, एक अहिंसक युद्ध होता है। हिंसक युद्ध के लिए जो सैनिक होते हैं उनको बड़े कड़े प्रशिक्षण से तैयार किया जाता है, लेकिन गांधी का मानना था कि अहिंसक युद्ध हिंसक युद्ध की तुलना में ज्यादा कठिन होता है, इसलिए अहिंसक युद्ध के लिए और कठिन प्रशिक्षण की जरूरत है। और गांधी के ये आश्रम, और बाद में वो काम कांग्रेस सेवा दल भी करता था, ये प्रशिक्षण शालाएं थी गांधी के अहिंसक युद्ध के सेनानियों को तैयार करने के। और गांधी के विद्यापीठ भी, क्योंकि काशी विद्यापीठ का इतिहास भी आप सब जानते हैं कि वो भारत के स्वतंत्रता के राष्ट्रीय आंदोलन के कार्यकर्ताओं और उसके सेनानियों को पैदा करने की नर्सरी थी, और उसकी वैचारिक दार्शनिकता की कार्यशाला भी थी। तो इस तरह से गांधी का जो सत्याग्रह था उसमें 3 कंटेंट है सत्याग्रह में। सत्य है, अहिंसा है, और तीसरा है प्रेम। ये अहिंसा कोई गांधी ने पहली बार अहिंसा की बात की हो ऐसा नहीं था, बहुतों ने की, ऋषियों मुनियों ने, बुद्ध ने, महावीर ने, टॉलस्टॉय ने। लेकिन कुछ तो बात है कि जब अहिंसा की बात होती है तो गांधी सबसे बड़े सिंबल के रूप में सामने खड़े हो जाते हैं। वो खास बात गांधी की अहिंसा की है, वो 3rd कंटेंट प्रेम। सत्याग्रह में अहिंसा के अस्त्र का प्रयोग जिस प्राधिकार के खिलाफ, जिस सत्ता के खिलाफ, जिस अधिकारी या व्यक्ति के खिलाफ होता है, उसके प्रति कोई राग द्वेष मन में नहीं होता, उसे पराभूत करना उद्देश्य नहीं होता, वो अन्याय के पक्ष से हट करके न्याय के पक्ष में आ जाए, ये उद्देश्य होता है, रिफॉर्मेशन उद्देश्य होता है। और ये सत्याग्रह के मूल में है सत्य। सत्य वो है जो अस्तित्ववान होता है, जिस पर कोई बहस नहीं हो सकती। ये लकड़ी जो है बिजली का बैड कंडक्टर है, लोहा गुड कंडक्टर है, इस पर कोई बहस नहीं हो सकती। ये वो यथार्थ अस्तित्व है। लकड़ी से या लोहे से तार को टच कराओगे बिजली को तो वो करंट मार देगा, लकड़ी नहीं मारेगी टच कराओगे तो ऐसा तो है नहीं कि हिंदू को नहीं मारेगा मुसलमान को मार देगा, हिंदुस्तान वाले को नहीं मारेगा अमेरिका वाले को मार देगा। सत्य तो शाश्वत है, सार्वभौम होता है, सर्वकालिक महत्व उसका होता है। और उस सत्य के लिए ही गांधी ने कहा, ये वाक्य प्रशासनिक भवन के सामने आपके यहाँ लिखा हुआ है, सत्य ही ईश्वर है। उस सत्य के साक्षात्कार को गांधी ने कहा कि ईश्वर का साक्षात्कार है वो, ट्रुथ इज गॉड। और उसका दर्शन कहाँ होगा गॉड का? दरिद्र नारायण में, उसकी सेवा में। तो ये जो सत्य है ये अभीष्ट है, जिसके लिए अहिंसा के अस्त्र का प्रयोग प्रेम के साथ होता है। और उसके जितने स्वरूप हैं सत्याग्रह के गांधी के, उसमें भी गांधी ने कोई नई बात नहीं कही थी। सब स्थापित परंपराएं थी हमारे आपके सामाजिक पारिवारिक जीवन की। असहयोग कोई नई चीज थी क्या? भाई आपका काम मुझे ठीक नहीं लगता, मैं इसमें सहयोग। ये सामाजिक जीवन की प्राचीन परंपरा थी अपने समाज में। अवज्ञा, सभी ने अवज्ञा। भाई हम हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि आपका आदेश हम नहीं मानेंगे, ठीक नहीं है। ये भी प्रतिवाद का
एक परंपरागत स्वरूप था पारिवारिक सामाजिक जीवन। बाइकॉट, बड़ा गंदा काम किया इस आदमी ने, जिसका काट भात बंद, रोटी बेटी का रिश्ता इसके साथ बंद, गांव में इसके साथ कोई संबंध नहीं रखेगा, पंचायत तय कर देती थी। जीवन दूभर हो जाता था उस आदमी का। सामाजिक पारिवारिक जीवन में प्रतिवाद और प्रतिरोध का एक परंपरागत अस्त्र था। उपवास कुछ नया नहीं था। घर में लोग खाना खाने बैठे, भाई फला कहाँ है, तो वो साहब नाराज है, वो खाना नहीं खाएंगे, मना कर रहे हैं। खाना एक ने छोड़ा, पेट में दर्द पूरे घर के होने लग गया, सबका खाना रुक गया, संवाद शुरू हो गया, भाई क्यों नाराज हो, मान मनोबल शुरू हो गई। ये एक बड़ा प्रभावशाली अस्त्र था प्रतिवाद का और प्रतिरोध का पारिवारिक सामाजिक जीवन में। इन्हीं सबका प्रयोग तो गांधी ने किया। इसमें खास बात क्या थी, लेकिन जो सबसे ज्यादा खास बात गांधी में थी वो ये थी कि इन प्रतिवाद और प्रतिरोध के परंपरागत सामाजिक राजनीतिक जीवन के परंपरागत अस्त्रों का गांधी ने राजनीतिकरण करके उसे दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली साम्राज्य सत्ता जिसमें सूरज नहीं डूबता था, उसके खिलाफ अहिंसक युद्ध का अस्त्र बना दिया, अहिंसक संघर्ष का अस्त्र बना दिया। ये गांधी का व्यक्तित्व था। गांधी के बारे में एक भ्रम बहुत व्यापक है और कुछ सुनियोजित ढंग से कुछ लोग फैलाते भी हैं कि वो ओवर आइडियलिस्टिक थे। मैं मानता हूं कि गांधी मोस्ट प्रैक्टिकल रणनीतिकार थे, अत्यंत व्यवहारिक थे, क्योंकि गांधी वही कहते थे जिसको वो प्रयोग में उतार सके। गांधी प्रयोग धर्मा थे, वो कभी कहते ही नहीं थे जिसे वो प्रयोग में न उतार सके। तो आप गांधी को देखें, गांधी ने चौरी चौरा के बाद असहयोग आंदोलन एक डिक्टेटर की तरह बिना वर्किंग कमेटी बुलाए रोक दिया। उसके बाद गांधी जेल भेज दिए गए। एक संक्रमण आ गया, कयास आ गया, ठहराव आ गया, जैसे तूफान मेल में कोई ब्रेक लगा दे अचानक, वैसे गांधी ने रोक दिया 1922 में। और वही गांधी 1927 में, उस समय भी बनारस आते हैं वो, क्योंकि यहीं पर ऑल पार्टी कन्वेंशन में साइमन कमीशन के बाइकॉट का फैसला हुआ था। लेकिन जो मैंने आपसे कहा कि वैकल्पिक शून्यता का सवाल, अगर साइमन कमीशन का हम बाइकॉट कर रहे हैं तो हम तो बताएं कि हमारा संविधान कैसा हो, तो मोतीलाल नेहरू कमेटी बनी। आप सब इतिहास में नेहरू कमेटी की रिपोर्ट पढ़ाते हैं। वो 1928 की कलकत्ता कांग्रेस में सम्मिलित हुई। वहां मतभेद था, नई पीढ़ी का नेतृत्व तो खिलाफ था, जवाहरलाल खिलाफ थे अपने पिता की रिपोर्ट के, और नेताजी खिलाफ थे, क्योंकि वो 1905 की बनारस कांग्रेस में गोखले की अध्यक्षता में जब पहली बार कोई ठोस लक्ष्य कांग्रेस ने निर्धारित किया था, सेल्फ रूल, उसी सेल्फ रूल के स्ट्रक्चर में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सुझाया गया था उसमें। लेकिन अब नई पीढ़ी, जो बात तिलक जी ने दशकों पहले कही थी कि अब नई पीढ़ी पूर्ण स्वतंत्रता के नीचे तैयार नहीं, तो लगता था कि मत विभाजन हो जाएगा 31 दिसंबर 1928 को। लेकिन सवेरे सवेरे अधिवेशन के उस आखिरी दिन कलकत्ता कांग्रेस में गांधी का भाषण हुआ और गांधी ने अपील की कि आप इसे स्वीकार कर लो, एक शर्त के साथ कि अगर सरकार साल भर में इसे स्वीकार कर लेती है, क्रियान्वित करती है तो ठीक, नहीं तो हम पूर्ण स्वतंत्रता के लिए, के संकल्प के लिए स्वतंत्र होंगे। एक बीच का रास्ता हमेशा कारगर होता है। सर्वसम्मत से नेहरू रिपोर्ट स्वीकार हो गई। वो अल्टीमेटम 1929 के लाहौर कांग्रेस में पूरा हुआ। रात 12 बजे के बाद 31 तारीख को पूरा होता, जब घड़ी की सुई 1 जनवरी की तारीख बताती। रावी के किनारे पूरी कांग्रेस बैठी रही, जवाहरलाल जी वहां अध्यक्ष थे, और रात 12 बजे के बाद वो 1930 का पूर्ण स्वतंत्रता का संकल्प पारित हुआ और उसी समय तय हुआ कि 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, और तब से 1947 तक स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता था। इसीलिए 26 नवंबर को संविधान बन जाने के बाद 2 महीने रुक करके उसकी उस ऐतिहासिकता के कारण 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस में कन्वर्ट किया गया, क्योंकि असल स्वतंत्रता दिवस तो 15 अगस्त को गया। तो वो
उसके बाद गांधी नमक सत्याग्रह की घोषणा करते और लक्ष्य साफ था, पूर्ण स्वातंत्र। नमक सत्याग्रह में गांधी उसको कहते हैं सविनय अवज्ञा, सिविल डिसओबीडियंस। जो गांधी चौरी चौरा के बाद असहयोग को रोक देते हैं, वो गांधी कई कदम आगे खड़े होके कानून तोड़ने की बात करते हैं और कानून तोड़ने के लिए अदल का कानून नमक न बनाने का। कितने कानून हैं जिनकी एडेप्टेबिलिटी नहीं है, जिनको हम आप रोज तोड़ते हैं। कितने घर हैं जिसमें दहेज नहीं दिया जाता और नहीं लिया जाता, हर घर में टूटता है कानून। ट्रैफिक का कानून नियम आप रोज तोड़ते हो। तो गांधी ने नमक के कानून को डिफाई करने का फैसला लिया। 300-350 किलोमीटर की यात्रा करके दांडी मार्च में निकले, साबरमती आश्रम थे और दांडी पहुंचे समुद्र के किनारे। गांधी क्या चले, पूरा देश चलने लगा, पूरा देश गतिमान हो गया। वहां भी पहुंच करके समुद्र के किनारे क्या किया था गांधी ने, कोई खास बात नहीं थी। केवल समुद्र का पानी केतली में भरवाया था और अंगीठी पर रखवा दिया था, इतना ही तो किया था। समुद्र के पानी में नमक होता है, पानी खौलने लगा, नमक नीचे जमने लगा और भाप केतली से बाहर निकलने लगी, इतना ही तो हो रहा था। इसमें कोई खास बात नहीं थी। लेकिन जो सबसे खास बात थी वो ये थी कि उस केतली से निकलती हुई भाप के साथ दुनिया के सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली साम्राज्य सत्ता, जिसमें सूरज नहीं डूबता था, उसकी विधिक प्रतिष्ठा को, उसके कानून की प्रतिष्ठा को गांधी ने उड़ा दिया उस भाप के साथ। तो गांधी कई कदम आगे दिखाई देते हैं। सन 30 में, सन 32 के द्वितीय चरण में सविनय अवज्ञा के, और वही गांधी न जाने कितनी चौरी चौरा जैसी घटनाएं घट जाती हैं सन 42 के आंदोलन में, लेकिन गांधी आंदोलन को डिसोन नहीं करते, आंदोलन की जिम्मेदारी लेते हैं। क्योंकि 8 अगस्त 1942 को गांधी कह करके गए थे देश को, उसी रात गिरफ्तारियां हो गई थी। गांधी, नेहरू, पटेल सब गिरफ्तार कर लिए गए। जो लोग बंबई से रवाना हो गए थे, कोई रास्ते में पकड़ा गया, कोई घर पहुंच के पकड़ा गया। काशी विद्यापीठ में भी 9 तारीख से गिरफ्तारियां शुरू हो गई। 12 तारीख को काशी विद्यापीठ में बाकायदा सील कर दिया गया, ताला लगा करके, डकैतों की संस्था बता करके काशी। तो चौरी चौरा जैसी न जाने कितनी घटनाएं घटी सन 42 में। अपने बनारस जिले में ही 2 चंदौली जिले में, 2 बनारस में, पूरे ईस्टर्न यूपी में आपको हर जिले में शहीद स्मारक मिलेंगे। पुलिस वाले भी मारे गए, धानापुर में, चंदौली में तो पुलिस वाला भी मारा गया जो चौरी चौरा में हुआ था। और जगहों पे भी ऐसी घटनाएं हुई। केवल थानों पर चढ़ के झंडा फहराने की नहीं, तमाम तरह की तोड़ फोड़ की घटनाएं हुई। लेकिन गांधी लोगों से कह के गए थे, डू और डाई, करो या मरो, और अंग्रेजों को ललकार के कह गए थे, क्विट इंडिया, भारत छोड़ो। क्यों? जो ये 1922 वाले ही तो गांधी थे। लेकिन 1920-22 में गांधी जानते थे कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली साम्राज्य सत्ता, सबसे मजबूत राजनीतिक सत्ता के खिलाफ अगर अभी हम हिंसा के रास्ते आगे बढ़ेंगे तो हम इस तरह से न अहिंसक युद्ध के सैनिक तैयार कर सके हैं, न जनमत तैयार कर सके हैं। अगर हम हिंसा के रास्ते आगे बढ़ेंगे तो इस कदर कुचल दिए जाएंगे कि हमारी आजादी का लक्ष्य हमसे 50 साल और दूर खिसक जाएगा। लेकिन सन 42 में गांधी जानते थे कि निर्णायक घड़ी आ गई है, आम पक चुका है, एक हल्के से प्रहार से उसको गिरना ही है। इसलिए उन्होंने डू और डाई की बात कही। उन्होंने क्विट इंडिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया। और कोई 2.5 साल, पौने 3 साल, 3 साल जेल में बिताने के बाद लोग जब छूटते हैं 45 में, तो उसके बाद का जो इतिहास है वो सारा का सारा इतिहास कैसे ट्रांसफर ऑफ पावर हो, उसमें क्या क्या फितरतें अंग्रेजों की थी, इसका इतिहास आप पढ़ते पढ़ाते हो। तो इस तरह से गांधी
ने राष्ट्रवाद को, राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को और राष्ट्रीय स्वातंत्र के लक्ष्य को अपनी परिपूर्णता तक पहुंचाया। गांधी का जो राष्ट्रवाद है उसमें किसी भी प्रकार की संकीर्णता के लिए कोई जगह नहीं है। गांधी के राष्ट्रवाद की चेतना और उसकी अवधारणा बहुत व्यापक है, स्वदेशी की तरह ही व्यापक है। ऐसा राष्ट्रवाद जिसमें भारत ही नहीं पूरे विश्व को, सारी दुनिया को, पूरी मानवता को जिससे लाभ प्राप्त हो, इस प्रकार की राष्ट्रवाद की चेतना और राष्ट्रीयता की चेतना। कोई राष्ट्र निर्माण किसी दूसरे राष्ट्र को रोध करके किया जा सकता है, ये गांधी की सोच का हिस्सा नहीं था, उनकी राष्ट्र चेतना का ये हिस्सा नहीं था। गांधी ने कहा, मेरे लिए राष्ट्रवाद का अर्थ है भारत स्वतंत्र हो, वो पूरी मानवता के हितों का पूरक बने और उसमें किसी अहंगवादी घृणा के लिए किसी प्रकार की कोई गुंजाइश और जगह नहीं हो। भारत की एकता या भारत का जो एकीकरण है, ये गांधी के मुताबिक कोई पैचअप वर्क नहीं था कि टुकड़े टुकड़े जोड़ दिए कहीं से। ये गांधी कहते हैं ये यूनियन ऑफ हार्ट्स है, ये दिलों की, हृदयों का संग है, उसका संगम है। राष्ट्र तमाम लोगों के हृदय के भावों की साझेदारी की चेतना का दूसरा नाम। इसलिए भारतीय राष्ट्रवाद एक स्वस्थ भावना है, एक सकारात्मक भाव है, उसमें नकारात्मक या ध्वंसात्मक संकीर्ण प्रवृत्तियों के लिए किसी प्रकार की कोई जगह नहीं है। सबका सुख दुख एक उसका सबके सुख दुख का एक साझापन जो हमको एक साझे लक्ष्य से जोड़ता है, राजनीतिक मुक्ति के लक्ष्य से, सामाजिक और आर्थिक मुक्ति के लक्ष्य से, और सभी समान लोगों की उसमें साझेदारी, परस्पर धर्मों और संप्रदायों का सम्मान करते हुए सबकी साझेदारी। गांधी कहते हैं कि बेशक देश में मतभेद हैं, लेकिन मुझे इस बात में कोई शक और शुबा, कोई संशय नहीं है कि एक दिन सबके दिल आपस में जरूर मिलेंगे। इसलिए जो लोग भारत को अपनी मातृभूमि मानते हैं, वे सभी भारत माता की संतान हैं, चाहे किसी भी धर्म के हों, किसी भी वर्ण के हों, किसी भी भाषा के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी लिंग के हों। इसलिए राष्ट्र केवल रक्त संबंधों की एकता नहीं है, वो तो सबका डीएनए एक जैसा होगा वो, लेकिन केवल उतना ही नहीं है, केवल रक्त संबंधों की एकता से ज्यादा है, ये एक भावनात्मक बंधन है, ये भावनाओं का एक अनुबंध है राष्ट्र की चेतना। बहुत अच्छे से गांधी की उस परंपरा, गांधी से मतभेद के बावजूद जिसने जीवन में कभी गांधी को डिसोन नहीं किया, जवाहरलाल नेहरू, जो गांधी के बाद के सबसे बड़े महानायक थे और सबसे बड़े यायावर थे हिंदुस्तान को घूमने वाले। डिस्कवरी ऑफ इंडिया अहमदनगर जेल से उन्होंने लिखा, उसमें लिखा है कि बंगाल को छोड़ करके कोई सूबा ऐसा नहीं हिंदुस्तान का जिसमें मैं सुदूर गांव गिराव तक बैठा नहीं। तो वो बड़ी खूबसूरती से इस अवधारणा का, इस राष्ट्र चेतना का वर्णन आप डिस्कवरी ऑफ इंडिया का संक्षिप्त संस्करण हिंदुस्तान की कहानी ही अगर उठा लें तो एक पेज का चैप्टर उसमें आपको मिलेगा, चौथा होगा शायद चैप्टर वो, जिसका शीर्षक ही है भारत माता की जय। नेहरू कहते थे मैं जब घूमता था तो शहरों में अलग ढंग से बातचीत करता था, गांव में अलग ढंग से बातचीत करता था, क्योंकि शहरों में लोगों को अलग वैचारिक खुराक की जरूरत होती है और गांव में अलग। श्याम बेनेगल ने जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पे भारत एक खोज पे का जो वो सीरियल बनाया था, उसमें फिल्माया है एक एपिसोड पूरा इस चैप्टर पे। वो एक गांव में एक सभा में सब किसान, स्त्री, बच्चे, बूढ़े सब बैठे हैं और एक चौकी का छोटा सा मंच बना हुआ है, लोग उचक उचक के देख रहे हैं कि नेहरू आने वाले हैं। अचानक कुछ हलचल होती है और लोग दौड़ पड़ते हैं झुंड में, भारत माता की जय, भारत माता की जय, और फिर लौटते हैं तो आगे आगे वो नारा लगाते हुए भारत माता की जय आ रहे हैं और पीछे एक बैलगाड़ी की रेलिंग पर बैठे हुए जवाहरलाल नेहरू। तो ये तो उसने अपनी फिल्म में दिखाया है, लेकिन नेहरू ने जो लिखा है कि ऐसे एक गांव में जब मैं पहुंचा, शायद राजस्थान का कोई गांव था,
और वहां सीधे पहुंचते ही वो मंच पे खड़े होते हैं और बोलना शुरू कर देते हैं। उन्होंने कहा कि भाई आप लोग बड़े जोर जोर से नारा लगा रहे थे भारत माता की जय। ये कौन, जहां जाता हूं ये नारा बहुत लगता है, ये कौन है भारत माता जिसकी आप जय बोलते हैं? अब जय तो बोलते हैं, पता नहीं कौन है ये भारत माता। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे, भाई तुम बताओ तुम बताओ तुम बताओ। इकट्ठा इकट्ठा जाट धोती पहने नंगे बदन बैठा हुआ था, उन्होंने कहा भाई तुम बताओ। तो उसने कहा पंडित जी अपनी धरती माँ। कौन सी धरती? खाली तुम्हारे गांव वाली, या तुम्हारे जिले की, या तुम्हारे सूबे की, या इस समूचे हिंदुस्तान की धरती? तो उसने कहा नहीं पंडित जी पूरे हिंदुस्तान की। का केवल धरती या और भी कुछ? तो उसने कहा नहीं, उसकी जो नदियां, पहाड़, आसमान, ये सब। तो कहा बस इतना ही या और भी कुछ? फिर उसने हथियार डाल दिया और कहा कि पंडित जी आप ही बताओ ना। नेहरू जी ने कहा कि बेशक जो ये समझते हो तुम, ये धरती माँ, उसकी नदियां, उसकी ये पहाड़ जो हमारा तुम्हारा इनका उनका सबका पालन करती है, ये भारत माता है। लेकिन केवल ये धरती माँ अकेले भारत माता नहीं है, तो करोड़ों साल से इस धरती माता के साथ इस धरती पर बसा हुआ जो हिंदुस्तान का हर बाशिंदा है, बिना किसी भेदभाव के, वो सब मिल करके भारत माता है। इसलिए जब तुम भारत माता की जय बोलते हो तो अपनी भी जय बोलते हो, उनकी भी जय बोलते हो, उनकी भी जय बोलते हो, सारे भारतवासियों की आप जय बोलते हो। गांव वालों को लगा कि उन्हें राष्ट्रवाद का कोई बड़ा गूढ़ रहस्य समझ में आ गया। तो इस तरह से हर भारतवासी की साझी चेतना और उस साझी चेतना का जो साझा भाव है, उस भाव का जो समुच्चय है, वो समुच्चय ही राष्ट्र है। धर्म तो सभी का अपना निजी विषय हो सकता है। गांधी के मैं 2 वाक्य अंत में आपको कोट करूंगा, क्योंकि इसके विपरीत राष्ट्र की बहुत सारी और भी चेतनाएं उसी राष्ट्रीय आंदोलन के दरमियान पनपती हैं। इस्लामी राष्ट्रवाद की चेतना टू नेशन थ्योरी तक ले जाती है। उसी प्रकार के स्वर हिंदू महासभा के भी प्रस्ताव में भी आपको सुनाई देते हैं। हिंदू राष्ट्र की चेतना, जिसके मूल आर्किटेक्ट ने का जो चिंतन था, वो चिंतन ये था कि हिंदू के अम्ब्रेला में वो आता है जिसकी मातृभूमि हिंदुस्तान हो। तो चलो वो तो सबकी है, लेकिन उसके साथ साथ उसकी पुण्य भूमि भी हिंदुस्तान हो, यानी ऐसे धर्म का अनुयायी हो जो धर्म हिंदुस्तान में पैदा हुआ। और तीसरा और भी खतरनाक कि उसकी कर्म भूमि भी हिंदुस्तान हो, मतलब एनआरआई भी नहीं आ पाएगा उस अम्ब्रेला के भीतर से। तो इस तरह की जो संकीर्ण धारणाएं थी, इसके विपरीत एक व्यापक राष्ट्र की चेतना का जो स्वरूप था, तो धर्म के लिए पर आधारित जो इस प्रकार की संकीर्ण चेतनाएं और उस पर आधारित एक वर्ग संप्रदाय समुदाय विशेष की अस्मिता की पदपादशाही या उसके वर्चस्व की चेतना के जो चिंतन थे, उसके मूल में कहीं न कहीं धर्म का उपयोग होता है। गांधी के 2 वाक्य मैं आपको कोट करता हूं, इन्हें काम आने। गांधी कहते हैं, यदि मैं शासक होता तो धर्म और राज्य को अलग अलग रखता। मैं अपने धर्म के लिए प्राण दे सकता हूं, लेकिन ये मेरा निजी मामला है, राज्य को इससे कुछ लेना देना नहीं। यहाँ आपको रिलीजन और स्टेट का सेपरेशन दिखाई देता है। एक और वाक्य गांधी का इन्वर्टेड कामा में, धर्म के लोग घूमने चलना है। 3-4 दिन है, हिलने की बात भी नहीं हो रहा है। तो एक और वाक्य गांधी का इन्वर्टेड कामा में, घूमने चलना है तो तैयार हो जाइए। वो गांधी कहते हैं कि धर्म के बिना राजनीति विधवा है। आप कहेंगे इन दोनों में कंट्रडिक्शन है, एक में से धर्म और स्टेट के सेपरेशन का भाव है और दूसरे में कहते हैं कि धर्म के बिना राजनीति विधवा है, लेकिन इसमें कोई कंट्रडिक्शन नहीं है। गांधी जब कहते हैं कि धर्म और राज्य के सेपरेशन का जो भाव, यदि मैं शासक होता तो उनको अलग अलग रखता, तो गांधी के मन में
संस्थागत धर्म का स्वरूप है, जिसमें अनिल भिन्नताएं सर अपने माइक को म्यूट कर लीजिए। अनिल सर अपने माइक को म्यूट कर लीजिए। उस संस्थागत धर्म में अपरेंट डिफरेंसेस होते हैं। आप गुंबद देख के बता देते हो कि धर्म का उपासना स्थल है, पूजा पद्धति देख करके आप बता देते हो। तो ये डिफरेंसेस वहां है, उसी से कम्युनलिज्म जब लेता है और उससे उसके प्रति गांधी कहते हैं सेपरेशन का भाव। यदि मैं शासक होता तो धर्म और राज्य को अलग अलग रखता। लेकिन जब गांधी कहते हैं कि धर्म के बिना राजनीति विधवा है, तो उनका आशय नैतिक धर्म से है। और नैतिक धर्म के जो मूल्य हैं दुनिया के सभी धर्मों में साझे होते हैं। मैंने आपको सत्य का उदाहरण दिया था। सत्य सबके लिए एक समान स्वीकार्य होता है। कोई धर्म नहीं सिखाता कि झूठ बोलना बड़ा अच्छा है, रोज सवेरे उठ के बोला करो। सभी सत्य, दया, करुणा, परोपकार इसके सदुपदेश करते हैं। कॉमन होती है वैल्यूज। अपने यहाँ अपने प्रथम कुलपति जो भगवान दास जी थे, उनकी तो किताब भी है लाइब्रेरी में, आप अपने भगवान दास पुस्तकालय में निकाल के देखो, रिप्रिंट भी हुआ था उस समय 90 के दशक में विद्यापीठ ने कराया था। इसेंशियल यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन, उनमें इन्हीं मॉरल वैल्यूज की जो यूनिटी है सभी धर्मों के प्रति, उसकी चर्चा है। तो जब गांधी कहते हैं कि धर्म के बिना राजनीति विधवा है, तो उनका आशय सामान्य धर्म से है या नैतिक धर्म से है। और जब वो कहते हैं कि यदि मैं शासक होता तो धर्म और राज्य को अलग अलग रखता, तो उनका आशय विशेष धर्म से है, संस्थागत धर्म से है। तो इस तरह से इन जो डिफरेंसेस की ओर ले जाने वाली विभाजक जो फेथ है, उस फेथ का प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है, ये गांधी मानते हैं। और आपके संविधान का मौलिक अधिकार आपको आस्था, विश्वास, उपासना, उसकी स्वतंत्रता, उसके प्रचार प्रसार का मौलिक अधिकार देता है 25वें अनुच्छेद में। लेकिन नैतिक धर्म से च्युत राजनीतिक ग्राह्य नहीं है गांधी को। वो साध्य और साधन दोनों की पवित्रता की बात करते हैं। व्यक्तिगत जीवन और सार्वजनिक जीवन की समान रूप से सुचिता की राष्ट्रीय जीवन में बात करते हैं। तो इस तरह से गांधी की चेतना इन संकीर्ण जो राष्ट्र की दृष्टियां रही हैं, इन दृष्टियों से अलग उनकी राष्ट्र चेतना व्यापक है। और गांधी ने इस तरह से राष्ट्र को जोड़ने का काम किया। पहली चीज जो मैंने आपसे कही थी, राजनीतिक लोक चेतना के स्तर पर, और दूसरा राजनीति की एक नई संस्कृति दे करके एक जनाभिमुख राजनीति, जिसका प्रयोग बेशक हिंदुस्तान की राजनीति में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने किया था। गणपत उत्सव अभी बीता है, उनके द्वारा प्रवर्तित उत्सव है शिवाजी उत्सव। लेकिन उस जनाभिमुख राजनीति को, उस जन आंदोलित राजनीति को गांधी ने एक नेशनल कैनवास देने का काम मराठा जागृति से बाहर निकाल करके किया था। और तीसरा डायमेंशन कि सत्याग्रह की राजनीतिक और संस्कृति और उस प्रक्रिया के माध्यम से उस राष्ट्र चेतना को कंसोलिडेट करने का काम गांधी ने किया, जो आज भी हमारी लोकतांत्रिक जीवन प्रक्रिया का बुनियादी आधार है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सम्यक संचालन संभव ही नहीं है उस सत्याग्रह के भाव के बिना। तो इस तरह से गांधी की राष्ट्र चेतना अत्यंत व्यापक है, एक समावेशी भाव है राष्ट्रवाद का और राष्ट्रीय चेतना का। और जब देश आजाद होता है, तो अंतिम बात कहकर के अपनी वाणी को विराम दूंगा। आजादी के बाद जो ये 90 साल का राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास जब परिपूर्ण होता है, जिस भी स्वरूप में भारत को स्वतंत्रता मिलती है, अंग्रेज 500 से ज्यादा टुकड़ों में बांट करके जाते हैं देश को, हर पुरानी रियासत को आजाद घोषित करके जाते हैं। लेकिन एक नेशनल इंटीग्रेशन का जहां तक संभव था एक स्वरूप बना, और भारत कि वो आजादी का हम क्या, जब ये बड़ा यक्ष प्रश्न था उस आजादी का संहिताकरण करने का, तो उस आजादी का संहिताकरण करके दुनिया के सबसे बड़े संवैधानिक लोकतंत्र का पौधा भारत की सरजमी पे रोपा गया, पल्लवित हुआ, आज एक वटवृक्ष की तरह खड़ा है। और एक चीज दावे से कही जा सकती है कि भारत का आदमी कुछ भी बर्दाश्त कर सकता है, किसी तानाशाही को कभी बर्दाश्त
नहीं करेगा। सत्ता परिवर्तन लोकतंत्र की शोभा है, होते रहे हैं, होते रहेंगे, लेकिन जो बुनियादी स्तंभ जिन पर ये आधुनिक भारतीय विशालतम लोकतंत्र की संरचना खड़ी हुई, उन बुनियादी सिद्धांतों की उपलब्धि हमें राष्ट्रीय स्वतंत्रता के आंदोलन की वैचारिक और दार्शनिकता से हुई है, जिसकी बुनियाद में सबसे ज्यादा गांधी हैं। और जब भारत के साम्यवादियों और कांग्रेस से ही निकले हुए समाजवादियों ने भारत की संविधान सभा का बायकॉट किया था, तो उस समय संविधान सभा का कामकाज जब शुरू हुआ था, तब नेहरू और पटेल दोनों बिरला मंदिर के पीछे दिल्ली में उस हरिजन बस्ती में बापू के पास गए थे, जहां वो रहा करते थे उन दिनों, और उनसे कहा था बापू जेनिंग्स को बुलाना पड़ेगा। क्यों? एक्सपर्टाइज चाहिए, संविधान का प्रारूप बनना है। तब गांधी ने कहा था अपने पास लोग नहीं है क्या? उन लोगों ने कहा आप बताओ, डॉक्टर BR अम्बेडकर है ना। अम्बेडकर कभी उनकी प्रायोरिटी सामाजिक मुक्ति थी, लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो राजनीतिक मुक्ति के खिलाफ थे, भले कभी जेल नहीं गए। लेकिन जब एक उपस्थित हुआ एक ऐतिहासिक अवसर उस राजनीतिक मुक्ति के संगीताकरण का, तो नेहरू ने, पटेल ने नियोजन किया, जयकर साहब की सीट खाली करा के अम्बेडकर साहब संविधान सभा में लाए गए, जिनकी सीट इस पाकिस्तान में चली गई, और फिर उनको प्रारूप समिति में लाया गया। चलिए, अपोजिशन के भी कुछ लोग होते हैं अपने संख्या बल के अनुपात में ऐसी समितियों में, लेकिन खुद अम्बेडकर साहब के आश्चर्य का पारावार नहीं रहा जब उनको भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। प्रारूप का एक बड़ा काम उससे पहले राव कमेटी कर चुकी थी, और उसके बाद अम्बेडकर साहब ने बहुत सहयोग अपनी कमेटी का उनको नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन बड़ी लगन और निष्ठा से वो काम उन्होंने पूरा किया। तो इस तरह से वो समन्वय का भाव, वो संगम वाली चेतना का भाव राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में बाद में भी दिखाई देता है, क्योंकि जो ऐतिहासिक युगदायित्व जब कम्युनिस्टों ने और सोशलिस्टों ने बाइकॉट किया था, तो कंधे से कंधा मिला करके वो युगदायित्व अम्बेडकर ने पूरा किया। तो उसके पीछे भी कोई सबसे बड़ी शख्सियत थी, तो वो गांधी थे। तो इस तरह से गांधी भारतीय राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया के, भारत की राष्ट्र चेतना के सबसे बड़े आर्किटेक्ट थे, जिन्होंने लोक चेतना में राष्ट्र के उस भाव को तराशने का, उतारने का काम किया, और इस तरह वो आधुनिक भारतीय राष्ट्र निर्माण के सबसे बड़े महानायक थे, जिनकी दुर्भाग्य से इस देश के लोगों ने, और उसी प्रकार की राष्ट्र की संकीर्ण चेतनाओं से उपजे हुए किसी व्यक्ति ने हत्या भी की, लेकिन गांधी गोली से मरे नहीं, गांधी गाली से मरे नहीं, और गांधी अनंत काल तक जीवंत रहेंगे। गांधी अतीत भी थे, गांधी वर्तमान भी हैं, और गांधी भविष्य भी रहेंगे। गांधी से असहमतियां रही हैं, मतभेद रहे हैं, ऐसे मतभेद ही गांधी के मौत के भी कहीं न कहीं कारक बने। लेकिन आज उन सब के बावजूद राष्ट्रीय जीवन में इस बात पर एक आम सहमति है कि गांधी को कोई नकार नहीं सकता। जिस तरह से किसी हिंदू की पूजा बिना श्री गणेशाय नमः कहे शुरू नहीं हो सकती, उसी तरह गांधी का नाम लिए बिना हिंदुस्तान में सियासत की, राजनीति की बातचीत नहीं हो सकती, क्योंकि वो हमारे आधुनिक भारतीय राष्ट्र निर्माण के सबसे बड़े महानायक थे। मैंने बहुत ज्यादा समय आप सबका लिया, लेकिन आप सब ने धैर्य से सुना। आप सबके प्रति आभार प्रकट करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद। थैंक यू सो मच। आपने एक्सीलेंट राष्ट्र निर्माण सर, में, एक्सीलेंट। हाँ, बोलिए। जी सर, हाँ, बहुत अच्छा रहा सर आपका व्याख्यान। और हम लोग जो अपना शीर्षक भी जो विषय रखे हैं व्याख्यान माला का, क्यों याद करें गांधी को, आज लगा कि उसको रखना, और उसको आज हम लोग अच्छी तरह से आज उस शीर्षक को समझ पाए हैं। तो सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने विभाग की वरिष्ठ आचार्य डॉक्टर जया कुमारी आर्यन से अनुरोध करूंगी कि सर का धन्यवाद ज्ञापन करें। जया मैम। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ इतिहास विभाग द्वारा आयोजित
शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में यह व्याख्यानमाला आयोजित किया गया है, जिसका शीर्षक है क्यों याद करें हम गांधी को। तो इस क्रम में है, आज चौथे दिन यह व्याख्यानमाला शुरू हुआ है, जिसके हमारे मुख्य अतिथि है प्रोफेसर सतीश कुमार राय जी, जो पूर्व आचार्य एवं अध्यक्ष राजनीति विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। सर का यह उद्बोधन जो गांधी और महात्मा गांधी और राष्ट्र निर्माण के विषय में सर का जो उद्बोधन हुआ है, बहुत ही अच्छा रहा, सारगर्भित रहा। सर ने गांधी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर बहुत ही विस्तार से ही प्रकाश डाला है और उन्होंने बताया है कि राष्ट्र निर्माण में, राष्ट्र को स्वतंत्र कराने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वह राष्ट्र के सबसे बड़े महानायक हैं और उन्होंने विभिन्न प्रसंगों के माध्यम से उनकी बहुत ही विस्तार में चर्चा की, चाहे वह असहयोग आंदोलन रहा हो, चाहे अवज्ञा आंदोलन रहा हो, डांडी मार्च रहा हो, चंपाचरण का जो कार्यक्रम रहा गांधी का, सभी चीजों पर उन्होंने बहुत ही विस्तार से चर्चा किया है। तो इसका जो हमको लाभ मिला है, हमारे सभी जो श्रोतागण हैं और अध्यापकगण हैं जो इससे जुड़े हुए हैं इस व्याख्यानमाला से, वह बहुत ही लाभान्वित होंगे। मैं इसके लिए सर को बहुत बहुत ही बधाई और धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। सर ने बहुत ही अच्छे शब्दों से, बहुत ही अच्छे अपने वाक्यों से बहुत सुंदर अपना उद्बोधन दिया, जिससे हम सभी ही लाभान्वित हुए हैं। सर को इसके लिए पुनः मैं बार बार धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। इसी क्रम में हम अपने संरक्षक कुलपति यशस्वी जो है प्रोफेसर TN सिंह जी का भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि सर के सहयोग के बिना ही भी हम कोई भी कार्यक्रम आयोजित नहीं कर सकते हैं। तो सर का हमेशा जो है सहयोग रहा है विभाग के लिए। सर का कुशल निर्देशन ही हम लोगों को जो है दिन प्रतिदिन कोई भी कार्यक्रम करने के लिए प्रोत्साहित करता है। सर ने अपने कुशल निर्देशन से शैक्षिक गुणवत्ता को जो है दिन प्रतिदिन प्रगति के रास्ते पर ले जा रहे हैं, हमेशा सहयोग दे रहे हैं। तो इसके लिए भी मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। इसके साथ हम अपने विभागाध्यक्ष तथा बौद्ध अध्ययन केंद्र के निदेशक तथा गंगा परिसर के निदेशक प्रोफेसर आदरणीय योगेंद्र सिंह जी का भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। सर का हमेशा सहयोग और प्रोत्साहन से ही हम यह कार्यक्रम जो है आयोजित कर पाते हैं और इससे हम सभी लोग एकदम सही कहें सच्चे अर्थों में, तो इससे सभी लोग बहुत ही लाभान्वित हो रहे हैं। इसके साथ ही धन्यवाद के क्रम में मैं अपने सभी को, हमारे विभाग के जो आचार्य हैं, वरिष्ठ आचार्य प्रोफेसर राजबाला सिंह जी हैं, डॉक्टर अंजना वर्मा है, डॉक्टर गोपाल जी हैं, शैलेश जी हैं, अलका पांडे जी हैं, वीरेंद्र प्रताप जी हैं, अर्चना गोस्वामी जी हैं, गोपाल यादव जी, सभी लोगों को मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही इस टेक्निकल सहायता के लिए मैं सुमित घोष जी का, डॉक्टर अनिल कुमार जी का भी धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि आपके बिना सहयोग का यह व्याख्यान हम आयोजित नहीं कर सकते हैं। और इसके साथ ही इस व्याख्यान से जुड़े हुए सभी लोगों का, सभी प्राध्यापकगण और शोध छात्र जो भी लोग जुड़े हुए हैं, इससे सभी लोग लाभान्वित हो रहे हैं। मैं सभी लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। अभी जया जी ने औपचारिक धन्यवाद प्रकाश किया। मैं आज के मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता आदरणीय प्रोफेसर सतीश कुमार राय जी के अत्युत्तम व्याख्यान के लिए, और लगभग 1.5 घंटे से ज़्यादा, पौने 2 घंटे तक आपका व्याख्यान चला और क्रमवार और तथ्यपरक, और जिसको कहा जाए कि आज का आपका अत्युत्तम व्याख्यान रहा। हम सभी प्रतिभागी लाभान्वित हुए। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं कि आपने हमको समय दिया, अपने स्नेह से हम लोग को सिंचित किया। आपको सादर प्रणाम और सभी को प्रति आभार। और कल पुनः 11 बजे, जैसा कि अभी जया जी ने, रंजना जी ने बताया कि कल का व्याख्यान 11 बजे से है जयप्रकाश विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर हरकेश सिंह जी का, और कल का विषय है लोक शिक्षक गांधी।
क्योंकि आज अभी लोक चेतना की बात हुई। लोक के कैसे शिक्षक, लोक शिक्षक गांधी, कल का 11 बजे व्याख्यान है, आप सभी आमंत्रित हैं। आज यह व्याख्यान माला यही स्थगित किया जाता है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद और आदरणीय सतीश राय जी को सादर प्रणाम। नमस्कार, धन्यवाद योगेश जी। सर अनिल जी, आपको बहुत बहुत आभार। बंद कर दें आप।